हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर हो गए। मैं वरुण अवस्थी, आप सभी का जीएस गुरु एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार और सलाम। उम्मीद करता हूं स्टडी वगैरह आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। कल क्लास नहीं हो पाई थी, बॉडी थोड़ी सी एग्जॉस्टेड हो गई थी और अभी भी तुम लोगों ने सुबह सुबह मुझे उठा दिया। खैर चलिए, क्लास को करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करेंगे, ठीक है। मतलब जाहिर सी बात है, रिवीजन क्लास है तो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। एक चीज और, 1857 की क्रांति छोड़ के उसके आगे से मतलब 1885 से हम लोग कवर करेंगे 1947 तक के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। 1857 जिसको देखना है तो एक क्लास और पड़ी हुई है, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे वरुण अवस्थी मॉडर्न हिस्ट्री, आपको आधुनिक भारत मिल जाएगा। उसमें 1857 आप कवर कर लेना, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, इस वजह से 1857 उसमें नहीं कर रहा हूं, नहीं तो लेंदी हो जाएगा फिर। तो 1885 से अपन चलेंगे और 1947 तक पहुंचेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? आवाज मेरी क्लियर हो रही है? आवाज मेरी क्लियर है तो फिर आगे बढ़ता हूं मैं। जल्दी से बता दो, आवाज मेरी क्लियर है, आप सभी तक पहुंच रही है? बहुत बढ़िया, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, वो क्या कहते हैं कि सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना। जब सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो सपने तो सपना ना तोड़ना। आने वाले टाइम में बहुत मिलेंगी आपको मुश्किलें, बस एक चीज का ख्याल रखना। वो क्या? सितारे चुनने के लिए कभी जमीन को ना छोड़ना। जमीन जिसने छोड़ी बेटा उसके लग गए, ठीक है। इसलिए कभी जमीन ना छोड़ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की। किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसी को आज के दिन आप कांग्रेस के नाम से जानते हो। ये वही कांग्रेस है, सोनिया गांधी राहुल गांधी वाली। इस कांग्रेस की स्थापना कब करी गई थी? 1885 में इसकी स्थापना करी गई। कांग्रेस से पहले भारत में कई सारी पार्टियां बन चुकी थी। जब ये पार्टियां बनी थी तो इनका एक ही मकसद हुआ करता था, ब्रिटिश हुकूमत से बातचीत करना। ब्रिटिश हुकूमत ये इतने बड़े वाले थे भैया कि हम लोगों से बातचीत ही नहीं करते थे। बाकी आप सभी को पता है, जो इनके क्लब हुआ करते थे, इन क्लब के बाहर ये लिखा के रखते थे, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। ये ब्रिटिशर्स के क्लब के बाहर क्लियरली लिखा रहता था। बाकी भारतीयों को जो काम दिया जाता था, इस बात का खास ख्याल रखा जाता था कि हम लोगों को सी ग्रेड से ऊपर की जॉब ना दी जाए, या फिर डी ग्रेड एम्प्लॉय बनाया जाए या फिर सी ग्रेड एम्प्लॉय बनाया जाए। मतलब डी ग्रेड मतलब झाड़ू पोछा करने वाले, खटका करने वाले, ठीक है, और उनके जूते पॉलिश करने वाले, उनके वॉशरूम साफ करने वाले, ये काम भारतीयों को दिए जाते थे डी ग्रेड में। और सी ग्रेड में जैसे कि सिपाही का काम दे देते थे। अपनी आर्मी में हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सिपाही बना दिया जाता था, वो भी गन के साथ नहीं, सिर्फ एक लाठी के साथ, ओके, ताकि कल को कुछ भी ऐसा करने ना पाए। और साथ में बहुत ज्यादा सी ग्रेड में आपका आ जाता था, क्लैरिकल की जॉब हमें दे दी जाती थी। इसका सीधा सा मकसद यह था कि किसी भी भारतीय को बी ग्रेड एम्प्लॉय या ई ग्रेड एम्प्लॉय नहीं बनाना है। बी ग्रेड का मतलब इंस्पेक्टर काइंड ऑफ पोस्ट, और ए ग्रेड का तो मतलब हो गया सीधे डिसीजन मेकिंग वाली जॉब। तो अगर बी और ए ग्रेड का अधिकारी नहीं बना रहे तो इसका मतलब यह है कि कोई भी भारतीय कहीं पर भी डिसीजन ना ले पाए। तो डिसीजन मेकिंग जॉब हमें नहीं दी जाती थी, हमें सिर्फ और सिर्फ यही जॉब दी जाती थी। अब इसके लिए क्या था? हेलो, इज इट ओके नाउ? आवाज आ रही है मेरी? आप सभी तक पहुंच रही है? यहां तो पौरी हो रही है। अभी चल रही है क्लास? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहा था, अरे टेक्निकल इशू है, हो सकता है, कभी भी हो सकता है। आप जब बात कर रहे होते हो ना, तो उनसे भी बात करने में कभी कभी हो जाता है ना, बस वैसे ही है।
नेटवर्क का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। और ये जो पौरी हो रही है ना, उसका भी कोई भरोसा नहीं होता कब हो जाएगी पौरी। खैर, अब देखो है क्या कि सी और डी ग्रेड की जॉब दी जाती थी हिंदुस्तानियों को, कोई भी डिसीजन मेकिंग जॉब हमें नहीं दी जाती थी, जिसकी वजह से कई सारी ऐसी पार्टियां बन चुकी थी ऑलरेडी। लेकिन कई सारी जो पार्टियां पहले बनी थी कांग्रेस के, वो इतनी ज्यादा सफल नहीं हुई जितनी ज्यादा सफल कांग्रेस हो गई। कांग्रेस को भी इसी मकसद से बनाया गया था, लेकिन हुआ क्या, बस एक चीज कर दी गई थी। कांग्रेस का इनॉग्रेशन एक ब्रिटिशर्स के हाथों के द्वारा कराया गया था, और जिनका नाम क्या था, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। क्या कराया गया था इनॉग्रेशन, किससे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम के नाम से जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस का फाउंडर कौन थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। ये भैया सेम वही वाली स्थिति थी जैसे कि मान लो आज की डेट में आपके घर के आसपास अगर कोई अपनी दुकान खोलता है या शोरूम खोलता है, तो आप देखते हो कि विधायक से फीता कटवा देते हैं, ठीक है। विधायक को या पार्षद को आसपास के बुला लिया, उनसे फीता कटवा दिया। तो अगर उनसे फीता कटवाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब भैया सीधा सा ये होता है कि कल को अगर कोई दिक्कत आ गई तो यही यहां पे सबसे बड़े हैं, ये कम से कम हमारी बात तो सुन लेंगे, इसी ब्याह पर कि कम से कम इन्होंने यहां का फीता काटा था, ठीक है। तो क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी आवाज नहीं सुन रही थी, हमसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहती थी, जिसकी वजह से कांग्रेस में एक नई तब्दीली करी थी। कांग्रेस को एस्टैब्लिश करते टाइम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम से इसका शुभारंभ कराया गया था। अगर बात करें कि भारतीयों में कौन कौन थे, तो भारतीयों में थे दादा भाई नेरोजी और साथ में दिनशा इदुल्ची वाचा। ये एक पारसी जेंटल पर्सन थे। तो अब देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब स्थापना करी गई थी तो किस भारतीय के द्वारा करी गई थी, तो आपका आंसर दादा भाई नेरोजी मिलेगा वहां पर आपको, या फिर इदुल्ची वाचा मिलेगा। अगर आपसे सिंपली पूछेगा हु वाज द फाउंडर ऑफ कांग्रेस, तो फिर आपको एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ही वहां पे ऑप्शन मिलेगा। ये तो स्थापना हो जाती है। अब एक चीज और, कहां पर स्थापना करी गई थी, बॉम्बे में स्थापना करी गई थी। किस मकसद के साथ स्थापना करी गई थी, इसका एक ही मकसद था, सरदार खान वाला मकसद नहीं था, ठीक है, हाँ, कि हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, वो वाला नहीं। कांग्रेस का एक ही मकसद था, और वो क्या था, भारत की स्वतंत्रता, ठीक है। भारत को आजाद कराना है, भारत को आजादी मिलनी चाहिए और हमें स्वतंत्र होना है, ठीक है। इस मकसद के साथ कांग्रेस की स्थापना करी गई थी। किसी को उस टाइम पर नहीं पता था कि इतने आगे तक कांग्रेस जाएगी, जाहिर सी बात है, लेकिन कांग्रेस उम्मीद से बढ़कर निकली। अब देखो यहां पर क्या होता है, जब कांग्रेस की स्थापना हो जाती है तो लगातार 4 साल 4 मीटिंग कंडक्ट करी जाती है कांग्रेस की। ये 4 मीटिंग आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली मीटिंग सेम ईयर में करी जाती है 1885 में, 1885 में। दूसरी मीटिंग करी जाती है 1886 में, तीसरी मीटिंग करी जाती है 1887 में, और चौथी और आखिरी मीटिंग करी जाती है 1888 में। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, यह मीटिंग कहां पर करी जाती है। पहली मीटिंग जो थी, क्योंकि बॉम्बे में ही स्थापना हुई थी, तो बॉम्बे में ही पहली मीटिंग कर ली जाती है सेम ईयर में। दूसरी मीटिंग इसकी कहां पे होती है, कलकत्ता में होती है, कलकत्ता आज की डेट में जिसको आप कोलकाता के नाम से जानते हो। और तीसरी मीटिंग इसकी मद्रास में करी जाती है, मद्रास। और चौथी मीटिंग करी जाती है, उस टाइम पर इसको इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, आज की डेट में आप इसे प्रयागराज के नाम से जानते हो। अब तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, ईयर हो गया, वेन्यू हो गया, और अब आपको ध्यान रखना है लीडर कौन कौन थे। तो जो पहली मीटिंग थी इसकी अध्यक्षता करी थी, इसके प्रेसिडेंट थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरी मीटिंग को लीड किया था दादा भाई नेरोजी ने, दादा भाई नेरोजी। एक चीज और ध्यान रखना, यहीं से एक और क्वेश्चन पूछता है आपसे, कहता है हमारे कौन से क्रांतिकारी थे जिनको हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं, तो आपका आंसर होगा दादा भाई नेरोजी। इन्हीं को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तीसरी मीटिंग जो कंडक्ट करी थी, ये बदरुद्दीन तैयब जी ने करी थी। किसने, बदरुद्दीन तैयब जी इसके प्रेसिडेंट थे। और चौथी और आखिरी मीटिंग जॉर्ज यूल के द्वारा इसकी अध्यक्षता करी गई थी। तो बस आपको ये 4 मीटिंग ध्यान रखनी है, यहीं से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन कांग्रेस से बन जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन बनाएगा वो सब क्वेश्चन यहीं से उठाएगा। अब देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, आपसे पूछ देगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी।
इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले इंग्लिश लीडर कौन थे? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज ह्यूल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन उठाएगा। या फिर आपसे पूछेगा कलकत्ता में अध्यक्षता इंडियन नेशनल कांग्रेस की किसने करी थी? आपका आंसर क्या होगा? दादा भाई नेहरूजी। या फिर कांग्रेस की पहली मीटिंग की अध्यक्षता किसने करी थी? आपका आंसर क्या हो जाएगा? व्योमेश चंद्र बनर्जी। सिंपली बस ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के बाद सीधे आपको आना है, जो कि हमें ध्यान रखना होता है, एक मूवमेंट आता है 1905 में। ऐसा क्या हो जाता है 1905 में? इसको हम लोग बंगाल के विभाजन के नाम से जानते हैं, बंगाल डिवाइडेशन, बंगाल डिवाइडेशन या फिर बंगाल पार्टीशन के नाम से इसको जाना जाता है। जब ये 1905 में बंगाल का विभाजन होता है तो इस टाइम पर भारत का वायसराय कौन था? तो आपको ध्यान रखना है, भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन। वैसे लॉर्ड कहलाने लायक तो नहीं थे ये लोग, लेकिन ये लोग अपने आप को जानबूझ के लॉर्ड कहलाते थे। ठीक है, लॉर्ड का मतलब क्या होता है? सीधा सा भगवान होता है, लेकिन ये हमसे जबरदस्ती कहलवाते थे, अपने नाम के आगे लॉर्ड लगाने को बोलते थे। इनका कोई भी नाम हो तो हम भारतीयों को इन्हें लॉर्ड बोलना पड़ता था, मतलब भगवान बोलना पड़ता था। तो अभी क्या है कि मैं इस वजह से बोल रहा हूं, बुरा बुरा मत मानना, मुझे भी बुरा लगता है बोलने में, लेकिन इस वजह से बोल रहा हूं कि आप लोग बचपन से वो चीज पढ़ते चले आ रहे हो। जब बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, अभी मैं कुछ नया बोल दूंगा, ठीक है, तो फिर आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ओके, तो एग्जाम टाइम पे कंफ्यूज मत हो, इस वजह से मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो लॉर्ड वाली बात बस इतनी सी है, बाकी लॉर्ड नाम वाम नहीं हुआ करता था। अब 1905 में जो बंगाल का विभाजन होता है, ये क्यों कर दिया जाता है? लॉर्ड कर्जन ये देख रहा होता है कि बंगाल में लोगों की एकता लगातार ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बढ़ती चली जा रही है। तो जाहिर सी बात है, इनकी एक ही नीति हुआ करती थी, जब लोगों की यूनिटी बढ़ती चली जा रही है तो उस जगह को बांट दो, उसको जमीनी आधार पर बांट दो, अपने आप लोग बढ़ जाएंगे। यही इनके द्वारा किया जाता है और 1905 में फैसला लिया जाता है कि बंगाल जो है इसको दो हिस्सों में विभाजित कर दिया जाएगा। एक बनेगा ईस्ट बंगाल और दूसरा बनेगा वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो यहां पर यह अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि आने वाले अक्टूबर के महीने में बंगाल को बांट दिया जाएगा 1905 में, और फाइनली ऐसा किया भी जाता है। इसी को हम लोग बंगाल डिवाइडेशन के नाम से जानते हैं। अब एक चीज यहां पर ध्यान रखना, जो ये ईस्ट बंगाल था, ईस्ट बंगाल को ढाका के नाम से जाना गया था। क्या? ढाका। बाद में यही क्या बन गया? ढाका बन गया। क्या बन गया? ढाका बन गया। और आज की डेट में तो यह अलग देश भी है, बांग्लादेश के नाम से आप जिसे जानते हो। तो पहले ये ढाका था, ढाका के बाद आपको ध्यान रखना है 1947 के बाद ये ईस्ट पाकिस्तान बन गया था, और उसके बाद 1971 में आज की डेट में ये बांग्लादेश है। और ये जो वेस्ट बंगाल था, ये आज की भी डेट में, उसके बाद ये कलकत्ता बन गया था, और आज की डेट में ये वही है, ममता बनर्जी वाला वेस्ट बंगाल के नाम से जाना जाता है। क्लियर? इतनी बात सभी को क्लियर हो जानी चाहिए। सो इसी को हम लोग बंगाल विभाजन के नाम से जानते हैं। अब एक चीज यहां पर ध्यान रखना, यहां से एक और क्वेश्चन बनता है। जब बंगाल के विभाजन के लिए अनाउंसमेंट किया गया था तो उस टाइम पे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्या नाम था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, इन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी, और इस मीटिंग में हिंदुस्तान के जितने भी बड़े लीडर्स थे उन सभी को बुलाया था, और उनसे ये रिक्वेस्ट करी थी कि ब्रिटिश हुकूमत की चाल को समझो, वो हमें विभाजित कर देना चाहते हैं, हमें डिवाइड कर देना चाहते हैं, लेकिन हमें आपस में टूटना नहीं है, हमें आपस में यूनिटी के साथ रहना है। और इसी के तहत इन्होंने ये जो मीटिंग करी थी, ये मीटिंग कहां करी थी? तो ध्यान रखना, इन्होंने टाउन हॉल में ये मीटिंग करी थी। कहां पर? टाउन हॉल में। और ये टाउन हॉल कहां का था? ये कलकत्ता का टाउन हॉल था। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहां पर मीटिंग करी थी 1905 में? तो आंसर होगा कलकत्ता के टाउन हॉल में मीटिंग करी थी। एक और चीज, जब इन्होंने कलकत्ता के टाउन हॉल में मीटिंग करी तो यहां पर इन्होंने एक मूवमेंट भी चलाया, और इस मूवमेंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसी को हम लोग स्वदेशी मूवमेंट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट का मेन मकसद था, आपको नाम से ही समझ आ रहा है, इसके तहत सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने सभी से रिक्वेस्ट करी थी कि भाई साहब, आज से हम लोग कोई भी विदेशी सामान यूज नहीं करेंगे। आज से साबुन, तेल, मंजन, जितना कुछ भी है, अगर यूज करना है तो सब स्वदेशी करो, नहीं मिल रहा है तो नहीं यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कपड़ा लत्ता से लेकर कुछ भी, सब कुछ हम लोग अपना बनाया हुआ पहनेंगे, मेड इन इंडिया पहनेंगे, बाहर से आई हुई कोई भी चीज नहीं पहनेंगे। ये वो दौर था जब साबुन, शैम्पू का काफी प्रचलन हुआ करता था। खुशबूदार साबुन ये ब्रिटिशर्स लेके आए थे,
तो भारत में काफी प्रचलन हुआ करता था। लेकिन आप समझ के देखिए, आज की डेट में हम लोग आपस में सोशल मीडिया में तो बड़े कैंपेन चला लेते हो यार, ये कर देंगे वो कर देंगे और बायकॉट चाइना ये वो। अभी देख लिया ना, करंट अफेयर में बताया था, पिछले साल का हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर चाइना ही रहा है। 77.7 बिलियन डॉलर का हमने व्यापार किया है चाइना से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरा मिला के। तो हम लोग केवल फालतू के ही कैंपेन चलाते हैं, तभी बोलते हैं कि अगर रेवोल्यूशनरीज की बात करो तो जरा अदब से पेश आया करो, अदब से बात किया करो। चाहे कोई भी रेवोल्यूशनरी हो, चाहे कोई भी क्रांतिकारी हो, तुम उसके पैर के धूल की बराबर भी नहीं हो। बात आ रही है समझ? तो उस टाइम पे जो लोग हुआ करते थे उनके अंदर जमीर हुआ करता था। आज की डेट में तो जमीन भी नहीं है, जमीर की तो बात छोड़ दो। ठीक है, तो स्वदेशी मूवमेंट के तहत सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने यह अनाउंसमेंट किया सबसे कि भाई साहब आज से हम लोग स्वदेशी अपनाएंगे, विदेशी कुछ भी चीज नहीं यूज करेंगे। इसी को हम लोग स्वदेशी मूवमेंट या फिर बायकॉट मूवमेंट के नाम से जानते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्वदेशी मूवमेंट किसने लॉन्च किया, आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आपसे पूछेगा कि स्वदेशी मूवमेंट कब लॉन्च किया गया, आंसर होगा 1905। यहां तक किसी कोई समस्या तो नहीं? हमने दो मूवमेंट कवर कर लिए हैं, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस, दूसरा बंगाल डिवाइडेशन। कोई समस्या तो नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कोई समस्या तो नहीं? बहुत बढ़िया, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 1905 के बाद आता है 1906 पे, आपको फोकस रखना है। 1906 हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना करी गई थी। किसकी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना करी गई। अब ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक कई लोग थे, तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले इसके फाउंडर कौन थे। इसके फाउंडर थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। दूसरे आगा खान। आगा खान। तीसरे सलीमुल्लाह खान। ये तीन लोग थे जिनके द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना करी गई थी। कब करी गई थी? 1906 में करी गई थी। वेन्यू क्या था, कहां करी गई थी स्थापना? तो आपको ध्यान रखना है, इसकी स्थापना ढाका में करी गई थी, या फिर इसी को ढाका के नाम से जाना जाता है आज की डेट में। मतलब बांग्लादेश के ढाका में इसकी स्थापना करी गई थी। तब तो बांग्लादेश था ही नहीं, तब तो भारत था ये। अब एक चीज और आपसे पूछता है, इसका हेडक्वार्टर क्या था? यहीं पर तो कंफ्यूजन हो जाता है आप लोगों को। इसका हेडक्वार्टर था लखनऊ। क्या था? लखनऊ। जी हां, यहां पर यह चीज आपको ध्यान रखनी है। आपसे क्वेश्चन अगर यह पूछेगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहां करी गई, तो आपका आंसर होगा ढाका। अगर आपसे पूछेगा कि इसका हेडक्वार्टर क्या था, तो आपका आंसर होगा लखनऊ। दोनों अलग अलग बातें हैं, ध्यान रखना है, इसको मिक्स मत करना। 1906 में जो मुस्लिम लीग की स्थापना करी गई, इसका मकसद कांग्रेस की तरह नहीं था। कांग्रेस का मकसद अलग था, इसका मकसद अलग था। कांग्रेस का मकसद था कि हमें आजादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग का मकसद क्या था? इसका मकसद था कि मुस्लिम्स के वेलफेयर की हमें बात रखनी है ब्रिटिश हुकूमत के सामने। तो अल्टीमेटली जो मुस्लिम लीग की स्थापना करी गई थी, इसका नाम ही इसी वजह से मुस्लिम लीग है, क्योंकि इसकी स्थापना मुसलमानों के हितों के संरक्षण के लिए करी गई थी। मतलब एक ऐसी पार्टी जो कि मुस्लिम्स के हितों के लिए ब्रिटिश हुकूमत से अपनी बात करेगी। अब आगे देखना, आगे चल के इनको कांग्रेस से पैक्ट भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा आप देखना। तो यहां तक किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 1906 हमारा हो गया है। 1906 के बाद आपको ध्यान रखना है, 1907 भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 1907 ऐसा क्या होता है? 1907 में सूरत स्प्लिट होता है। क्या होता है? सूरत स्प्लिट, या फिर कांग्रेस डिवाइडेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग? कांग्रेस डिवाइडेशन, या फिर कांग्रेस का विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो भैया, होता क्या है, 1907 तक आते आते कांग्रेस की स्थापना 1985 में हुई थी। अब 1907 तक आते आते कांग्रेस में एक नई विचारधारा आने लगती है। यह विचारधारा आई होती है नौजवानों की वजह से। अब कांग्रेस को कुछ नौजवान लीडर ज्वाइन कर चुके होते हैं, और ये नौजवान लीडर उस टाइम पे कौन होते हैं? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, इस तरीके के बड़े बड़े नौजवान लीडर होते हैं जिनके पीछे युवाओं का हुजूम होता है। युवा इनको फॉलो करते थे। और इसके अलावा ज्यादातर लोग जो थे कांग्रेस के अंदर, वो काफी वृद्ध लोग हुआ करते थे, जो कि जिनका विजन अलग था।
मकसद एक ही था, ठीक है, मकसद था कि भारत को आजादी चाहिए। लेकिन ये जितने भी युवा वर्ग अब जुड़ने लगे थे कांग्रेस से, उनका मकसद यह था कि हमें आजादी तो चाहिए, लेकिन विजन उनका यह था कि बातचीत से काम नहीं चलने वाला, हमें ब्रिटिश हुकूमत से उसी बिहाफ पर बात करनी चाहिए, उसी लैंग्वेज में बात करनी चाहिए, उसी लहजे में बात करनी चाहिए जो लहजा वो सुनते हैं। लेकिन यहां पर अब दो तरीके की विचारधारा होने लगी। जितने भी वृद्ध हुआ करते थे कांग्रेस के अंदर, वो इस बात से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होने वाला। उनका कहना था कि जाहिर सी बात है, हमें आजादी मिलेगी और इसी कदम पर रहकर मिलेगी, हमें सिर्फ बातचीत से ही मसले हल करने चाहिए, लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होगा। लेकिन ये वाली विचारधारा के जो लोग थे, जितने भी नौजवान लीडर्स थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे काम नहीं बनेगा। अब यहां पर आप देख रहे हो दो तरीके की विचारधाराएं आ गई हैं, तो लोगों में मतभेद होने लगे। जब मतभेद होने लगे तो यहां पर भैया क्या हुआ कि 1907 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रास बिहारी बोस। क्या नाम था? रास बिहारी घोष, ठीक है। रास बिहारी घोष के द्वारा एक मीटिंग बुलाई जाती है, और यह मीटिंग कहां पर बुलाई जाती है? सूरत में बुलाई जाती है। अब इसके पीछे भी देखो कहानी, आप समझ लो हुआ क्या था। पहले मीटिंग आयोजित होनी थी कहां पर? यह मीटिंग पहले नासिक में आयोजित होनी थी, महाराष्ट्र के नासिक में। लेकिन हुआ क्या था, इसको समझो भैया। जब दो तरीके की विचारधारा आ जाती है तो भाई फैसला यह होता है कि एक काम करते हैं, लोगों से ही वोटिंग करा लेते हैं। अब केवल लोगों की सुनते हैं, लोग जैसे चाहेंगे, जिधर ज्यादा वोट कर देंगे, कांग्रेस उसी विचारधारा पे चलेगी। लोग कहेंगे कि नरम विचारधारा से चलना है तो नरम से चल लेंगे, लोग कहेंगे गर्म विचारधारा से चलना है तो गर्म विचारधारा से चल लेंगे। तो इसके लिए वोटिंग करवा लेते हैं हम लोग। जितने भी वृद्ध लीडर्स थे, उनमें से एक सबसे बड़ा नाम थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु भी कहे जाते हैं, पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल मेंटर भी कहे जाते हैं। और इधर की तरफ से लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये सब बड़े लीडर थे युवाओं के। अब होता क्या है कि पहले मीटिंग, फैसला यह होता है कि नासिक में मीटिंग करवा लेते हैं और नासिक में वोटिंग करवा लेंगे हम लोग। लेकिन फिर क्या होता है कि जितने भी हमारे वृद्ध लीडर होते हैं कांग्रेस के, उन्हें पता लग जाती है बात कि नासिक में ब्लाइंड फॉलोइंग है बिल्कुल। किसकी? बाल गंगाधर तिलक की। लोग तो एक तरफा वोट कर देंगे बाल गंगाधर तिलक के लिए। आप तो केवल वहां पे मुश्किल से 2, 4, 10 वोट पा पाओगे, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन बाल गंगाधर तिलक को सैकड़ों हजारों वोट मिल जाएगा ऐसे ही केवल। तो यहां पर क्या कर दिया गया, एट ए टाइम पर फाइनली इसको चेंज कर दिया गया। और चेंज करके क्या कर दिया गया, इसके पीछे की भी काफी कहानी है, जो कि मैं पूरे कोर्स में आपको पढ़ाता हूं, लेकिन सिर्फ हम लोग पॉइंट कवर कर रहे हैं, इस वजह से आपको सटीक बात बता रहा हूं कि फाइनली फिर क्या कर दिया जाता है, नासिक को बड़ी ही चालाकी के साथ चेंज करके वेन्यू क्या कर दिया जाता है, सूरत कर दिया जाता है। ऐसा नहीं था कि सूरत में बाल गंगाधर तिलक को नहीं था सपोर्ट, सूरत में भी था उतना ही सपोर्ट। लेकिन सूरत के साथ पता है प्रॉब्लम क्या थी? सूरत में बाद में ट्रंप कार्ड ये खेला जाता है कि ये बोला जाता है, देखो होता क्या है, जब 1907 में वोटिंग कराई जाती है सूरत में, अभी मैं बता रहा हूं क्लाइमैक्स क्या हुआ। तो भैया वोटिंग यहां पर भी होती है और यहां पर भी बाल गंगाधर तिलक को ज्यादा वोट मिलने लगते हैं। अब गोपाल कृष्ण गोखले को वोट मिल नहीं रहे होते हैं। अब इस केस में क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी हो जाती है। जब टिप्पणी वगैरह हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत वहां पे आसपास में कहासुनी हो जाती है दोनों लोगों के बीच में, नरम दल और गरम दल के बीच में। लेकिन फिर होता क्या है कि जब बाल गंगाधर तिलक को बहुमत मिल जाता है तो उस केस में एक फैसला यह सुना दिया जाता है कांग्रेस के जितने वृद्ध लीडर थे उनकी तरफ से कि ये जो सूरत है ये बाल गंगाधर तिलक की बर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मतलब बाल गंगाधर तिलक वो जो सूरत प्रेसिडेंसी थी उसी में पैदा हुए थे। तो ये कहा गया, जैसे आज की डेट में नहीं बोलते हैं राज्यपाल, मैं आपको जब पॉलिटी पढ़ाता हूं तो बताता हूं कि कोई भी गवर्नर किसी भी स्टेट का गवर्नर बन सकता है बशर्ते केवल एक राज्य को छोड़ के जहां पे उसका जन्म हुआ हो। बात आ रही है समझ? जैसे कि आप गवर्नर बन सकते हो भारत में किसी भी राज्य के या फिर यूटी के, लेकिन केवल वहां के नहीं बन पाओगे जहां पे आपका जन्म हुआ है। सेम बाल गंगाधर तिलक के साथ भी किया जाता है। और यहां पर क्या होती है, बात बिगड़ जाती है और जितने भी गरम दल के बाकी जो सपोर्टर्स होते हैं वो यहां पर नरम दल के ऊपर टीका टिप्पणी कर देते हैं और यहीं पर क्या हो जाती है, हाथापाई गुत्थम गुत्ती भी हो जाती है। मतलब तगड़े से हो जाता है, वहां पे सीन क्रिएट हो जाता है भाई साहब 1907 में। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं। और फाइनली यहां पर क्या होता है, जो कांग्रेस होती है ये दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक हिस्सा इसका बनता है मॉडरेट का
मॉडरेट का मतलब इसी को नरम दल के नाम से जाना जाता है, और एक हिस्सा इसका बनता है एक्सट्रीमिस्ट का, एक्सट्रीमिस्ट, इसी को गरम दल के नाम से जाना जाता है। जो नरम दल था इसके लीडर थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और जो गरम दल था इसके लीडर 3 लोग थे, लाल, बाल और पाल। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। इस तरीके से कांग्रेस विभाजित हो जाती है। कांग्रेस विभाजित हो गई है तो जाहिर सी बात है कमजोर हो जाती है यहां से कांग्रेस। 1907 के बाद जो इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना है, 1909 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 1909 में क्या होता है? ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से एक बिल पास कर दिया जाता है और इसको हम लोग मार्ले मिंटो बिल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो बिल। लॉर्ड मार्ले और लॉर्ड मिंटो के द्वारा इस बिल को पास कर दिया जाता है 1909 में। इस बिल का मेन मकसद क्या होता है? कम्युनल इलेक्शन। कम्युनल इलेक्शन। कम्युनल इलेक्शन का मतलब समझ रहे हो भैया? ये बोल देते हैं कि अब से हम लोग कम्युनल इलेक्शन भारत में कंडक्ट कराएंगे। इसका मतलब यह था कि एक ऐसा एरिया जहां पर हिंदू की तादाद ज्यादा है, यहां से जो लीडर चुनाव में खड़ा होगा वो हिंदू ही होगा, और ऐसा एरिया जहां पर मुस्लिम्स की तादाद ज्यादा है वहां से जो लीडर खड़ा होगा वो मुस्लिम्स में से ही होगा। जैसे ही ये बोला जाता है तो भाई साहब इनका मकसद तो पता ही होता है, लोगों को तोड़ने के लिए। हिंदू और मुसलमानों के बीच में गहरी खाई खोदने का इनका मेन मकसद था, और ये लोग काफी हद तक इसमें सफल भी हो जाते हैं। जैसे ही ये अनाउंसमेंट किया जाता है तो जितने भी हिंदू होते हैं उनके दिमाग में क्या जाएगा? उनके दिमाग में ये जाता है कि हमारे बीच से जो लीडर होगा वो हिंदू ही होगा। तो अब हिंदू बहुल एरियाज में, ऐसा एरिया जहां पर हिंदूज ज्यादा है, वहां पे जो मुस्लिम्स थे उन मुस्लिम्स के दिमाग में ये चीज बैठ गई कि इस एरिया से कोई मुसलमान तो खड़ा ही नहीं हो सकता, और अगर हिंदू खड़ा होगा तो केवल वो हिंदुओं के हितों के बारे में सोचेगा। और जो मुस्लिम एरिया के अंदर जो हिंदूज रहा करते थे, जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी, वहां पर जो हिंदूज थे इनके दिमाग में ये चीज बैठी कि इस एरिया से तो केवल मुसलमान ही नेता खड़ा हो सकता है, तो यहां पर हम हिंदुओं के बारे में कोई सोचेगा नहीं। इसके तहत क्या होने लगा? जो हिंदू बहुल एरिया थे यहां से मुसलमान उठ के पहुंचने लगे मुस्लिम बहुल एरिया में, और जो मुस्लिम बहुल एरिया था यहां से हिंदू उठ के पहुंचने लगे हिंदू बहुल एरिया में। आप देख रहे हो कॉलोनिया, गुट एरियाज डिवाइड होने लगे, सिर्फ किसकी वजह से? मार्ले मिंटो बिल की वजह से। तो भारत में पहली बार कम्युनल इलेक्शन कंडक्ट कराए गए थे 1909 में, मार्ले मिंटो बिल को रिफॉर्म करके। आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है, पाकिस्तान को बनाने के लिए पहली खाई जो खोदी गई थी वो पहली खाई कौन सी थी, या फिर पाकिस्तान को जन्म ही कहां से मिला है? पाकिस्तान का जन्म एक्चुअली यहीं से होने लगा था, 1909 से ही वो होने लगा था। आगे चल के मुसलमानों के नेता कौन बन गए थे? मोहम्मद अली जिन्ना बन गए थे, और इन्होंने पाकिस्तान की डिमांड कर दी थी। तो भैया पाकिस्तान का जो बीज बोया गया था वो ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा यहीं से बो दिया गया था। आपको फालतू में ही लगता है कि 1947 में ही सब कुछ हो गया, नहीं, ये सब तो यहीं से स्टार्ट हो गया था 1909 से। तो 1909 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये लॉर्ड मार्ले और लॉर्ड मिंटो के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, 1909 के बाद 1911 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो 1911 हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेता हूं। आवाज वगैरह आप लोगों को क्लियर है ना? सब आवाज क्लियर है भाई सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। अब देखो 1911 हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। 1911 में दिल्ली दरबार सजाया जाता है। क्या किया जाता है? दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार क्या था? दिल्ली में एक सभा का आयोजन किया जाता है। ये इतने चतुर थे, इतने बड़े वाले थे ये सब ब्रिटिशर, इससे पहले ये लोग कलकत्ता को कैपिटल बना के रखते थे। सारा व्यापार जितना भी था ट्रेड भारत के अंदर वो सब ये यहीं से क्या करते थे। अब क्या था कि यहां पर तो इन्होंने बंगाल डिवाइडेशन कर ही दिया था, 1905 में बंगाल का विभाजन तो इन्होंने कर ही दिया था। अब यहां पर था क्या कि इसकी वजह से धीमे धीमे ये जो एरिया थे, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, राजस्थान हुआ, नीचे बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो गई, इन सब से रिवोल्ट होने लगे। जब विद्रोह फैलने लगा तो इन्होंने क्या कहा कि भाई साहब
कलकत्ता तो बहुत दूर पड़ता है, तो एक काम करते हैं, क्यों ना यहीं कहीं अपनी कैपिटल बनाई जाए बीचों बीच, और फाइनली डिसाइड करते हैं कि दिल्ली में अपनी कैपिटल बनाया जाए, और दिल्ली से हम बॉम्बे प्रेसिडेंसी के भी पास हो जाएंगे, यूपी बिहार के भी पास हो जाएंगे, और इधर से राजस्थान के भी पास हो जाएंगे। इस वजह से इन्होंने यहां पर यह फैसला लिया कि दिल्ली में एक भरी सभा का आयोजन करते हैं। एक काफी भारी सभा का यहां पर आयोजन किया जाता है, इसी को हम लोग दिल्ली दरबार के नाम से जानते हैं। और इसमें चीफ गेस्ट के रूप में ब्रिटेन से जॉर्ज फिफ्थ को बुलाया जाता है, हिंदी में जॉर्ज पंचम आप इन्हीं को बोलते हो, और साथ में क्वीन मेरी को बुलाया जाता है, रानी मैरी को बुलाया जाता है। ठीक है, ये दोनों चीफ गेस्ट थे दिल्ली दरबार में। दिल्ली दरबार में ही रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नेशनल एंथम गाया गया था, जिसकी वजह से बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का टाइटल भी दिया गया था। दिल्ली दरबार के तहत क्या क्या डिसीजन लिए गए, जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। देखो, पहला डिसीजन लिया गया कि दिल्ली को कैपिटल अब से बनाया जा रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली भारत की कैपिटल कब से बनी, तो आपका आंसर क्या होगा, 1911 में बनी थी। दूसरा, यहां पर यह अनाउंसमेंट किया गया कि आगे चल के डेवलपमेंट के लिए हम बंगाल को और 2 हिस्सों में विभाजित करेंगे। यह है बंगाल, इसको 2 हिस्सों में विभाजित करेंगे। ऊपर वाला हिस्सा काट के बिहार बनाएंगे और नीचे वाला हिस्सा काट के उड़ीसा बनाएंगे। तो यहां पर बात कही गई कि बंगाल 2 हिस्सों में और विभाजित होगा, एक हिस्सा इसका बनेगा बिहार और दूसरा हिस्सा बनेगा उड़ीसा। आगे चल के बिहार की स्थापना 1913 में कर भी दी जाती है। तीसरा, यहां पर जो अनाउंसमेंट किया गया था वो हाथी के दांत थे केवल दिखाने के लिए, वो हम लोगों को लॉलीपॉप देना था। क्या कि 1905 का जो बंगाल विभाजन हमने किया था उसको हम रिवॉक करते हैं, खत्म करते हैं। मतलब लोगों के आगे बड़े भोले बन के दूध पीते बच्चे बनने वाली कंडीशन कि हमने जो 1905 में बंगाल का विभाजन किया उसको हम खत्म करते हैं, अब उसको मानने की जरूरत नहीं है। अबे पागल हो क्या यार, पेंसिल से लिखी हुई चीज है क्या कि जिसको मिटा दोगे इरेजर से वो खत्म हो जाएगा पन्ने से। तुमने विभाजन कर दिया 1905 में, लोगों की जमीनें चली गई, लोगों को हर तरीके से तुमने बांट दिया। अब तुम 7 साल बाद 6 साल बाद उठ के बोल रहे हो कि फिर से सब कुछ सही हो गया। तुम्हारे बोलने से सही हो जाएगा क्या? घंटा सही होगा, कुछ नहीं होगा सही। और यहां पर यही होता है। तो ये केवल हाथी के दिखाने के दांत थे, हुआ कुछ नहीं यहां पे। इसी को हम लोग दिल्ली दरबार के नाम से जानते हैं। 1911 के बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है 1912 1913, 12 नहीं 13 में क्या होता है, एक नई पार्टी की स्थापना करी जाती है। इसको हम लोग गदर पार्टी के नाम से जानते हैं। गदर पार्टी, गदर पार्टी की स्थापना कहां करी गई तो ध्यान रखना, इसका वेन्यू क्या था, इसका वेन्यू था सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ रहा है सभी को? ठीक है, सैन फ्रांसिस्को कहां पर है? अमेरिका में। दूसरी चीज, इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर, इसको बनाया गया था लाला हरदयाल के द्वारा, लाला हरदयाल, ठीक है। और साथ में इन्हीं के साथ और भी कई लीडर थे, जिनमें से सरदार संपूर्ण सिंह भी थे, करतार सिंह भी थे, ये सब थे इसमें। इसी के दौरान जो करतार सिंह थे, करतार सिंह ने एक बात कही थी। क्या? करतार सिंह ने एक बात कही थी कि आज से हम ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हिंदुस्तान के बाहर की जमीन से गदर को स्टार्ट करते हैं। गदर का मतलब विद्रोह अब हम स्टार्ट करते हैं। ये जो गदर पार्टी बनाई गई थी, इसका मेन मकसद क्या था कि हिंदुस्तान में जो हमारे क्रांतिकारी हैं उनको फंडिंग करना, उनको पैसे मतलब चंदा इकट्ठा करके पैसे से सपोर्ट करना। एक चीज ध्यान रखना, उस टाइम पर जो हमारे भारतीय क्रांतिकारी बाहर हुआ करते थे दूसरे देशों में, ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर रहे थे, एक्चुअली वही हमारी रीढ़ की हड्डी थे। यहां पर जो हमारे क्रांतिकारी सामने से जितने भी आंदोलन चला रहे थे उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती थी। और वो पैसा कहां से आता था? वो पैसा इन्हीं गदर पार्टी जैसे ऑर्गेनाइजेशन से आता था, जो कि हमारे क्रांतिकारी बाहर रहकर चंदा इकट्ठा करते थे, पैसे कमाते थे और यहां पर मूवमेंट चलाने के लिए पैसा भेजते थे। तो आप इनको कम मत आंकिएगा, ये हमारी बैकबोन की तरह थे, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी की तरह थे। बाहर से जितनी भी फंडिंग होती थी सब यही करते थे, जुटा के देते थे। तो 1913 गदर पार्टी बहुत आपसे पूछा जाता है। वेन्यू ध्यान रखना, फाउंडर ध्यान रखना और ईयर ध्यान रखना। 1913 के बाद जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है 1915। 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आ जाते हैं और यह दिन कौन सा होता है? 9 जनवरी 1915।
अब यहां से देखिए क्वेश्चन क्या बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में जो मूवमेंट चलाए थे वो किससे रिलेटेड थे। तो आपको ध्यान रखना है वो रेसिज्म से रिलेटेड थे। रेसिज्म का मतलब काले गोरे के भेद के खिलाफ थे, ठीक है। जो वहां पर काले गोरे को लेकर भेद होता था उसके खिलाफ महात्मा गांधी वहां पर मूवमेंट चलाते थे। साथ में एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी का जो रहना था, मतलब जो लॉजिंग होती थी, या फिर महात्मा गांधी ने अपना आश्रम कहां पर बना रखा था। तो उस जगह का नाम है टॉल्स्टॉय। क्या नाम है? टॉल्स्टॉय। साउथ अफ्रीका में टॉल्स्टॉय में महात्मा गांधी रहते थे। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी के फ्रेंड कौन थे। तो आपका आंसर होगा पोलक। इस व्यक्ति का नाम था पोलक, जिन्होंने महात्मा गांधी को वहां पर हमेशा साथ दिया है सभी मूवमेंट्स को चलाने में। कोई दिक्कत तो नहीं आता। 1915 के बाद इंपॉर्टेंट है 1916। ये काफी इंपॉर्टेंट है। पहले देखो 1916 में होता क्या है। आपने देखा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब करी गई? 1906 में कर दी गई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है। और आपने देखा कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया, कांग्रेस स्प्लिट हो गया, ठीक है। जब 1907 में कांग्रेस स्प्लिट हो गया तो कांग्रेस की ताकत खत्म होने लगी, कांग्रेस कमजोर होने लगी, क्योंकि कांग्रेस से जितने भी युवा नेता थे वो सब अलग चले गए लाल, बाल और पाल के साथ। अब कांग्रेस में केवल वृद्ध और बुजुर्ग नेता ही रह गए थे। और इतिहास गवाह है, हिंदुस्तान का ही नहीं दुनिया का इतिहास उठा के देख लो, हमेशा क्रांति जो भी आई है यूथ के बिना नहीं आई है। यूथ को जब जोड़ा गया है तभी क्रांति आई है। जब तक युवा साथ में नहीं आया तब तक आप क्रांति नहीं ला सकते। अनुभव आपको मिलता है वृद्धों से, बुजुर्गों से, लेकिन अगर क्रांति लानी है तो युवाओं की जरूरत पड़ेगी। अब यहां पर देखो मुस्लिम लीग का कारण क्या था। मुस्लिम लीग मुस्लिम्स के वेलफेयर के लिए स्थापित करी गई थी 1906 में, लेकिन मुस्लिम लीग सफल नहीं हो पा रही थी। ब्रिटिश हुकूमत इनसे बातें ही नहीं करती थी। ब्रिटिश हुकूमत अगर बात करती थी थोड़ी बहुत तो वो कांग्रेस से ही करती थी, मुस्लिम लीग से बातें ही नहीं करती थी। तो मुस्लिम लीग 1906 से लेकर अब 1916 आ गया था, 10 साल हो रहे थे। ये भी परेशान थे कि इनकी बात ही नहीं सुनी जा रही है। इस टाइम पर बाल गंगाधर तिलक ये सब देख रहे होते हैं, ये सब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ये वो टाइम हुआ करता था जब लोगों के बीच में मतभेद होते थे, मनभेद नहीं होते थे। मैं तभी आपसे कहता हूं कि मेरे और आपके बीच में मतभेद हो सकते हैं, मतलब कहने का कि आपको कुछ और पसंद हो सकता है, मुझे कुछ और पसंद हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग लड़ जाएं। उस टाइम पर लीडर ऐसे ही हुआ करते थे। आज की तरह नहीं यार कि तुम्हें कोई और पॉलिटिशियन पसंद है, इन्हें कोई और पॉलिटिशियन पसंद है और बाहर जाके आपस में लड़ गए, ऐसा नहीं चलता था। उस टाइम पर लोगों को अपना मकसद पता होता था। मकसद हमारा सिर्फ एक ही था, आजादी। बाल गंगाधर तिलक भले ही युवाओं के नेता थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा था। वो ये सारी चीजें देख रहे थे कि हमारे साथ तो युवा जुड़ रहा है, लेकिन कांग्रेस इस टाइम पे कमजोर पड़ रही है। और वो अच्छी तरह ये भी जानते थे कि कांग्रेस को मजबूत कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि जो मुसलमान वर्ग था वो मुस्लिम लीग के साथ जुड़ा हुआ था और वो अभी तक कांग्रेस के साथ पूर्ण तरीके से नहीं जुड़ पा रहे थे, क्योंकि मुस्लिम लीग अपना एजेंडा अलग चलाती थी। तो मुस्लिम वर्ग जो था वो मुस्लिम लीग के साथ ही रहता था। मुस्लिम लीग की कोई भी मीटिंग हुई तो वहां पे जाना है सारे मुसलमानों को, यहां पे मीटिंग हुई तो यहां आना है। इस वजह से कांग्रेस के साथ मुस्लिम जुड़ नहीं पा रहा था। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा, उन्होंने कहा एक काम कर दिया जाए, कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग को जोड़ दिया जाए। इससे क्या होगा कि दोनों का मतलब सिद्ध हो जाएगा। इन्होंने यही किया। इन्होंने सभी से बात करके क्या कहा कि एक काम करो, हम और कांग्रेस तो नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में बदलाव तब आ जाएगा जब हम क्या करें, कांग्रेस के साथ जोड़ दें किसको, मुस्लिम लीग को जोड़ दें। तो ये जो मुसलमान हैं ये कांग्रेस के साथ आ जाएंगे, कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। और मुसलमानों को एक विजन की जरूरत है, मुसलमानों की बात नहीं सुनी जा रही है, तो कांग्रेस उसमें इनकी मदद कर देगी। इसी को लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? लखनऊ पैक्ट। क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में ये जो मीटिंग हुई थी ये लखनऊ में हुई थी और इसको बुलाया किसके द्वारा गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बुलाया गया था। और फाइनली यहां पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में पैक्ट हो जाता है, दोनों एक साथ आ जाते हैं। जाहिर सी बात है मुस्लिम लीग की अब बात आगे ब्रिटिश हुकूमत सुनने लगती है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस फेस होती है उस टाइम पर हिंदुस्तान का, और कांग्रेस को मजबूती मिलती है क्योंकि मुस्लिम लीग के जितने भी मुसलमान होते हैं वो सब कांग्रेस से आके जुड़ जाते हैं। एक फायदा इससे और होता है, जितना भी मुसलमान मुस्लिम लीग से जुड़ा होता है उसको भी एक बड़ा मकसद मिलता है, और मकसद क्या मिलता है? भारत की आजादी का मकसद।
वरना यहां तक मुसलमान जो थे, जो कि ज्यादातर मुस्लिम लीग से जुड़े हुए थे, वो भारत की आजादी तो चाहते थे, लेकिन सीधे तौर पर कांग्रेस के साथ नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि मुस्लिम लीग कहां की जहां पर मीटिंग होती थी वो मुस्लिम लीग की ही मीटिंग अटेंड करते थे, कांग्रेस की मीटिंग नहीं अटेंड करते थे। 1916 के बाद 1919 इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पर एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, 1917 भी अभी इंपॉर्टेंट है, उस पर भी बात करते हैं। 1916 में एक और चीज होती है, एक मूवमेंट लॉन्च किया जाता है, होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट। अब ये जो होम रूल मूवमेंट है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? इसके फाउंडर थे बाल गंगाधर तिलक। मतलब देखिए बाल गंगाधर तिलक क्या क्या कर रहे थे उस टाइम पे। इन्होंने 1916 में कांग्रेस को भी मजबूती दिलाई ये मीटिंग करा के, और साथ में अपना जो काम था, जो युवा वर्ग को जोड़ने का, वो भी करने लगे। इन्होंने क्या कहा, ये जानते थे कि जब तक युवा हमसे पूरे हिंदुस्तान का नहीं जुड़ेगा तब तक क्रांति नहीं आने वाली, और इसी के चलते इन्होंने होम रूल मूवमेंट लॉन्च किया। इसका मेन मकसद था भारत के युवाओं को एक साथ जोड़ना। इसके तहत इन्होंने फैसला लिया कि ये काम ये कैसे करेंगे। उस टाइम पर सोशल मीडिया तो हुआ नहीं करता था, ट्विटर और फेसबुक ये सब तो हुआ नहीं करता था, तो इन्होंने क्या कहा कि ये न्यूज़पेपर निकालेंगे। और ये न्यूज़पेपर कौन कौन से इन्होंने निकाले? एक तो इन्होंने मराठा न्यूज़पेपर निकाला, और दूसरा इन्होंने केसरी निकाला, मराठा और केसरी। इसी मूवमेंट में इनके साथ जुड़ी थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, ठीक है, आयरिश महिला थी, बहुत बड़ी राइटर थी एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट ने अपने पूरे करियर में 300 से ज्यादा किताबें लिखी थी, और एनी बेसेंट भी यहां पर 2 न्यूज़पेपर लॉन्च करती हैं। एक का नाम था कॉमन और एक का नाम था न्यू इंडिया। न्यू इंडिया, यंग इंडिया मत बोल देना, यंग इंडिया तो कच्चा आता है भाई, ठीक है, पता लगा यंग इंडिया बोल दो। एनी बेसेंट के द्वारा कॉमन और न्यू इंडिया ये 2 न्यूज़पेपर लॉन्च किए गए, और मराठा और केसरी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लॉन्च किए गए। यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, होम रूल मूवमेंट के पहले ऑफिस की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने करी थी। कहां करी थी? पुणे में करी थी। और दूसरे ऑफिस की स्थापना एनी बेसेंट ने करी थी, कहां पर? मद्रास में। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मद्रास में होम रूल मूवमेंट की स्थापना किसने करी, तो आंसर होगा एनी बेसेंट। अगर पूछेगा पुणे में किसने करी स्थापना, तो आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? ठीक है, कोई समस्या तो नहीं? बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 1917 क्यों इंपॉर्टेंट है? 1916 के बाद 1917 में आते हैं। 1917 में चंपारण मूवमेंट चलाया गया था। चंपारण मूवमेंट, ये जो चंपारण मूवमेंट था, ये किसके द्वारा चलाया गया? ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। और ये बिहार के चंपारण में चलाया गया था, बिहार में चंपारण के किसानों का हक दिलाने के लिए। इसके लिए महात्मा गांधी को बुलाया किसने था? वहां पे रहने वाले एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला। तो शुक्ला जी ने इनको बुलाया था महात्मा गांधी को, और महात्मा गांधी ने वहां पे जाके चंपारण मूवमेंट को सफल बनाया था, किसानों का हक दिलाया था ब्रिटिश हुकूमत के सामने अपनी बात रख के। 1918 क्यों इंपॉर्टेंट है? अगले ही साल अहमदाबाद में जो मजदूर होते हैं, जो ब्रिटिशर्स की मिलों में काम कर रहे होते हैं, उनकी तनख्वाह नहीं दी जा रही होती है, सैलरी नहीं दी जा रही होती है। तो महात्मा गांधी वहां पर भी जाते हैं और उनका हक दिलाते हैं। एक चीज और, ये पहला ऐसा मूवमेंट था। महात्मा गांधी 1915 में आए थे, 1917 का मूवमेंट महात्मा गांधी का पहला मूवमेंट था भारत में, और 1918 का जो मूवमेंट था, ये पहला ऐसा मूवमेंट था जिसमें महात्मा गांधी ने हंगर स्ट्राइक करी थी, भूख हड़ताल करी थी अपनी बात मनवाने के लिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है, महात्मा गांधी ने हंगर स्ट्राइक को अपना हथियार सबसे पहले कब बनाया था? आपका आंसर होगा 1918 में, अहमदाबाद मिल मूवमेंट में। इसी के तहत अहमदाबाद लेबर एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना करी थी। लेबर एसोसिएशन, लेबर एसोसिएशन की स्थापना इसलिए करी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, क्योंकि हम लोग तो यहां से चले जाएंगे, लेकिन आगे आने वाले टाइम में जो भी लेबर यहां पर रहेंगे, लेबर कम से कम अपनी बात तो रख सके, और बात तब सुनेगा मिल का मालिक जब उसकी अपनी एसोसिएशन होगी, ग्रुप होगा। तो लेबर एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना करी। 1918 के बाद 1919 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 1919 में एक एक्ट आता है जिसको रॉलेट एक्ट के नाम से आप जानते हो। रॉलेट एक्ट,
भैया ब्रिटिश हुकूमत का फिर से कीड़ा कटता है, बहुत दिन से कुछ इन्होंने किया नहीं था। अब भैया इनके कीड़ा कटता है और ये लोग क्या करते हैं, 1919 की फरवरी के महीने में, ये 5 फरवरी होता है जिस दिन रॉलेट एक्ट को ये पास कर देते हैं। इसी को काला कानून के नाम से जाना जाता है, काला कानून। क्यों? क्योंकि इसके तहत ये कानून बना देते हैं कि अब से हम किसी को भी शक की बुनियाद के आधार पर गिरफ्तार कर सकते हैं। मतलब हमें अब सबूत की जरूरत नहीं है, केवल शक होगा तो हम उसको गिरफ्तार करेंगे और जेल में बंद कर देंगे। जैसे चाहें वैसे पूछताछ कर सकते हैं, जो सी डिग्री देना चाहें वो डिग्री दे सकते हैं। तो जाहिर सी बात है काला कानून हुआ ना। अब रॉलेट एक्ट के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान भर में प्रदर्शन होने लगते हैं। महात्मा गांधी पूरे हिंदुस्तान को उस टाइम पे कवर करते हैं, जाके स्ट्राइक कर रहे होते हैं और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लोगों को ये बता रहे होते हैं कि ये काला कानून है क्या, लोगों को इसका कैसे आगे हर्जाना देना पड़ेगा या फिर नुकसान भुगतना पड़ेगा। इसी के तहत पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग एक है, वहां पर एक जनसभा का आयोजन किया था और ये दिन था 13 अप्रैल 1919। यहां पर जनरल डायर आता है और यहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग होते हैं और जनरल डायर आके अंधाधुंध गोलियां चलाने के आदेश दे देता है। अमृतसर में जलियांवाला बाग के अंदर हत्याकांड होता है। दिन दहाड़े शूट एंड साइट के ऑर्डर दे दिए जाते हैं विदाउट एनी प्रायर इंफॉर्मेशन, पहले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है और अंधाधुंध गोलियां। यह है जलियांवाला बाग। जब भी आप कभी जाओगे यहां पर, आपका रोंगटा नहीं खड़ा हो जाएगा तो मेरा नाम बदल देना। जब आप यहां पे एंटर करते हो तो यहां पे 2 गेट हैं, एक गेट ये है और एक गेट ये है। बात आ रही है समझ? और इस गेट के पास यहीं पर भगत सिंह का स्टैचू आज की डेट में लगा हुआ है, बहुत बड़ा। अब क्या हुआ था कि जो जनरल डायर था वो इस गेट से एंटर होता है और यहां पर लोगों के जनसभा का आयोजन चल रहा होता है। यहीं पर जलियांवाला बाग के अंदर यहां पे एक कुआं है, इस जगह पर कुआं है, जब आप जाओगे तो देखने को आपको मिलेगा। जनरल डायर यहां से अंदर होता है। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, हिंदुस्तान में जितने बड़े बड़े वीर हुए हैं उतने ही बड़े बड़े गद्दार भी हुए हैं टाइम टू टाइम। यहां पर एक गद्दार था जिसका नाम था हंसराज। ये भारतीय था, ये ब्रिटिश हुकूमत से कुछ सिक्कों के लालच में बिक गया था और इसी ने क्या किया था, गेट नंबर 2 को बंद कर दिया था। और ये यही था जो कि पास की चौकी में जनरल डायर को जाके सारी इंफॉर्मेशन दे रहा था कि यहां पर अब कितने लोग आ गए, अब कितने लोग आ गए। जनरल डायर जब यहां से एंटर करता है, हंसराज जाके गेट नंबर 2 को बंद कर देता है और यहीं पर क्या किया जाता है, ऐसे घेराव किया जाता है और सीधे गोलियां चलाई जाती हैं, शूट एंड साइट के ऑर्डर दिए जाते हैं। लोग भागने की कोशिश करते हैं तो ये दीवार है, दीवार से चढ़ के भाग नहीं पाते हैं। कुछ लोग जान बचाने के लिए इसी कुएं के अंदर कूद जाते हैं और इसी को हम लोग जलियांवाला बाग नरसंहार के नाम से जानते हैं। 380 के आसपास लोग मारे गए थे, यह सरकारी आंकड़ा है। इसके अलावा हजारों लोग यहां पे घायल हुए थे। आज भी जब आप जलियांवाला बाग जाओगे तो वहां पर एक म्यूजियम बना हुआ है, अंदर ही छोटा सा म्यूजियम बना हुआ है। उस म्यूजियम में आप देखोगे जब लोगों की लाशें बरामद करी गई थी तो कुर्ते की पॉकेट के अंदर से जो सिक्के निकले थे उन सिक्कों तक में गोलियां लगी हुई थी, मतलब पिचके हुए सिक्के निकले थे। और ये जो कुआं है ना, इससे 27 लाशें निकाली गई थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए और कुएं से लाशें निकाली गई थी। दिस इज कॉल्ड जलियांवाला बाग हत्याकांड या फिर जलियांवाला बाग मैसेसर। ठीक है, बात आई समझ? किसी कोई दिक्कत तो नहीं? यहां पर एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस टाइम पर भारत में वायसराय कौन था? यह था चेम्सफोर्ड। कौन था? चेम्सफोर्ड। अब लॉर्ड नहीं लिखूंगा, दिमाग खराब हो गया है, बुद्धि खराब हो जाती है मेरी जब फिर मैं पढ़ाता हूं तो ऐसी चीजें। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के टाइम पीरियड पे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1919 के बाद पूरे देश में रोष का माहौल हो जाता है और 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा एक मूवमेंट लॉन्च किया जाता है जिसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के नाम से जानते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। इसी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, ठीक है। कोई समस्या तो नहीं? बराबर सुनाई पड़ रहा है? सभी को सुनाई पड़ रहा है बराबर? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, बहुत बढ़िया। मुझको लंबी उम्र की दुआ मत दो, जितनी भी गुजरी है नागवार गुजरी है। मुझे खुशी इस बात की नहीं है कि मेरा जन्मदिन आ रहा है,
मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी इस दुख भरी जिंदगी से 1 साल तो कम हुआ। अब देखिए, जो असहयोग आंदोलन लॉन्च किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, इसका मेन मकसद क्या था कि अब हम सहयोग नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? सहयोग नहीं करेंगे ब्रिटिश हुकूमत से। भैया बहुत हो गया तुम्हारा सम्मान, अब नहीं कर पाएंगे सम्मान, जो उखाड़ते बने उखाड़ लो जाके। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मेन मकसद क्या था? नॉन कॉपरेशन। अब कोई कॉर्पोरेशन नहीं होगा। और कॉपरेशन कैसे नहीं होगा? अब हम ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा बनाई हुई कोई भी चीज नहीं छुएंगे। इनकी मिलों में जो भी सामान बनता है, जो भी राशन पानी बनता है, उसको अब हम यूज नहीं करेंगे। सिर्फ हम लोग स्वदेशी ही अपनाएंगे। ध्यान रखिए, स्वदेशी मूवमेंट 1905 में ही लॉन्च हो चुका है, लेकिन महात्मा गांधी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया है, इसका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है। इसका मतलब यह भी है कि अब हम आपसे खुद भी बातचीत नहीं करेंगे। अब सिर्फ हम आपका शांत रहकर विरोध करेंगे। आप कोई भी पॉलिसी लाओगे, हम उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। दैट वॉज नोन एज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। यह मूवमेंट कब तक चलेगा? यह मूवमेंट 1922 तक चलेगा। 1922 में ऐसा क्या हो जाता है? इस मूवमेंट के साथ पूरे हिंदुस्तान भर में लोग जुड़ने लगते हैं। अब यहीं पर देखो क्या होता है। 1920 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी लॉन्च करते हैं, तो यहीं पर महात्मा गांधी को एक टाइटल पहले से मिला होता है। यह था केसर-ए-हिंद का टाइटल। केसर-ए-हिंद का टाइटल। केसर-ए-हिंद का टाइटल महात्मा गांधी वापस कर देते हैं। क्यों? जाहिर सी बात है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का दुख होता है, जिसकी वजह से ये केसर-ए-हिंद का मेडल वापस कर देते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इनको केसर-ए-हिंद की उपाधि किसने दी थी? तो आपको ध्यान रखना है, इनको ये उपाधि दी गई थी हार्डिंग के द्वारा। किसके द्वारा? हार्डिंग के द्वारा। हार्डिंग की रिकमेंडेशन पर ब्रिटेन की रानी के द्वारा इनको यह मेडल दिया गया था। यहीं पर आपको एक चीज और ध्यान रखना है। 1920 से पहले 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर को जो टाइटल मिला होता है 1914 में, नाइटहुड का टाइटल, यह नाइटहुड का टाइटल भी रविन्द्रनाथ टैगोर वापस करते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि इनको नाइटहुड का टाइटल किसके द्वारा दिया गया था? इनको जॉर्ज फिफ्थ के द्वारा नाइटहुड का टाइटल दिया गया था, जॉर्ज पंचम के द्वारा, जो कि 1911 में दिल्ली दरबार आया था। तो आपको बात समझ आ रही है? पहले नाइटहुड का टाइटल वापस किया गया रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, और उसके अगले साल 1920 में महात्मा गांधी ने अपना भी टाइटल वापस कर दिया, केसर-ए-हिंद का टाइटल। 1920 से 1922 तक यह मूवमेंट चलता है। क्या? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलता है। 1922 में ऐसा क्या हो जाता है कि यह बंद करना पड़ता है? महात्मा गांधी ने जब नॉन कॉपरेशन लॉन्च किया था, तो उनका सीधा सा कहना था लोगों से कि भाई, मैं तब तक यह मूवमेंट चलाऊंगा जब तक आप हिंसा नहीं करोगे। आपको यह मूवमेंट तब तक चलाते रहना है जब तक हमें आजादी नहीं मिलती, बशर्ते हिंसा नहीं होनी चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन 1922 में वायलेंस हो जाता है। क्या हो जाता है? इसी को हम लोग चौरी चौरा हत्याकांड के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? चौरी चौरा हत्याकांड। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर एक जिला है, और गोरखपुर में क्या होता है, कुछ ब्रिटिशर्स एक जगह पर लोग भीड़ में खड़े होते हैं, हिंदुस्तानी लोग भीड़ में खड़े होते हैं। तो ब्रिटिशर्स वहां से 2 जा रहे होते हैं, वो बिना किसी प्रायर इंफॉर्मेशन के गोलियां चला देते हैं उनके ऊपर। एक व्यक्ति को गोली लग जाती है, हालांकि मृत्यु नहीं होती है, लेकिन अब हिंदुस्तान के लोग वैसे भी बौखलाए बैठे होते हैं 1919 की वजह से। तो यहां पर क्या करती है पब्लिक, इनको दौड़ा लेती है। अब ये दौड़ के पहुंच जाते हैं अपने पास की पुलिस चौकी में, और वहीं पर अंदर घुस जाते हैं और सोचते हैं अब कोई भी आ जाए अंदर तो फिर देख लेंगे। लोग क्या करते हैं, पहुंच के इनकी पुलिस चौकी का दरवाजा ही बाहर से बंद कर देते हैं और लगा देते हैं इसमें आग। यहां पर 23 पुलिस वाले, सब ब्रिटिशर होते हैं, सब यहां पर जिंदा जल जाते हैं। इस घटना को हम लोग चौरी चौरा हत्याकांड के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी को जब यह पता लगता है 1922 में, जब ये केस हो जाता है, तो महात्मा गांधी तुरंत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से विड्रॉल कर लेते हैं। वो कहते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद, क्योंकि आप लोगों ने वायलेंस किया है, अब मैं इस मूवमेंट को नहीं चला सकता। इसी दौरान कई सारे लीडर्स महात्मा गांधी को मनाने गए थे, सुभाष चंद्र बोस भी गए थे, लेकिन महात्मा गांधी नहीं माने थे, क्योंकि महात्मा गांधी की खास बात थी, उसूलों के पक्के थे। वो एक बार जो कह दिया, फैसला ऑन द स्पॉट। यहीं से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हो जाता है 1922 से। एक चीज और ध्यान रखना, 1919 में एक मूवमेंट चलाया गया था, और जिसको हम लोग खिलाफत मूवमेंट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? खिलाफत मूवमेंट। ये खिलाफत मूवमेंट क्यों चलाया गया था?
जैसे भारत में ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे, उसी तरीके से ब्रिटिशर्स टर्की में भी राज कर रहे थे, तुर्क में। इन्होंने आधी दुनिया पर राज किया है। ये सब चुरवे और लुटेरे थे। अब भैया टर्की में जब ये राज कर रहे थे तो वहां पर भी ये क्या करते हैं, इन्होंने जैसे भारत में किया था ना, जैसे इन्होंने मराठाओं के साथ किया था, पहले मराठाओं को बीच में तोड़ा, उसके बाद में क्या किया, मराठाओं की जो सबसे बड़ी पोस्ट हुआ करती थी पेशवा, उसको खत्म कर दिया था कि भैया पेशवा की ही सीधे इंपॉर्टेंस खत्म करो, मराठाओं की पावर खत्म हो जाएगी। वहां पर खलीफा का पद चलता था तुर्क में। तो ये लोग क्या कहते हैं, वहां पे मुसलमानों में काफी यूनिटी थी, तो यूनिटी बढ़ती जा रही थी और इनका दबदबा कम होता जा रहा था। तो सीधे से अब एक ही इनके पास आता था, इनको एक ही चीज, डिवाइड एंड रूल। और डिवाइड एंड रूल कैसे आएगा, फाइनली ये क्या करते हैं, वहां पे ये फैसला लेते हैं कि अब से हम खलीफा के पद को ही खत्म कर देंगे। अरे भाई मुसलमान किसकी सुन रहे थे वहां पे, खलीफा की तो सुनते थे, खलीफा ही तो मार्गदर्शन वहां पे मुसलमानों का करता था। लेकिन इन्होंने क्या फैसला लिया, जैसे यहां पे पेशवा की गद्दी को खत्म कर दिया, वैसे ये कहते हैं कि हम खलीफा के पद को ही खत्म कर देंगे। अब मुसलमान वहां पे विरोध करने लगते हैं, धीमे धीमे दूसरे देशों में बात फैलती है, भारत में भी बात फैलती है, और जब भारत में बात फैलती है तो भारत के मुसलमान भी उसके खिलाफ हो जाते हैं। पूरे वर्ल्ड में मुसलमानों के द्वारा यह मूवमेंट चलाया गया था, और भारत में इस मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है किसके द्वारा, अली बंधुओं के द्वारा। किसके द्वारा, अली ब्रदर्स के द्वारा। ये दो लोग थे अली ब्रदर्स जिनके द्वारा इस मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। ये कौन कौन थे, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। इन्हीं को हम लोग अली बंधु के नाम से जानते हैं, जिनके द्वारा खिलाफत मूवमेंट को भारत में लॉन्च किया गया। अब देखो टर्की में क्या हुआ आगे चल के, किया इन्होंने वही जो ये चाहते थे। टर्की में जब इन्होंने देखा कि मुसलमानों की तो ताकत लगातार बढ़ती चली जा रही है, ये लोग यूनाइट हो रहे हैं पूरे, और केवल यहीं से नहीं पूरे वर्ल्ड में हो रहे हैं यूनाइट, तो इन्होंने क्या किया आगे चल के, फिर से वही किया। जब पोस्ट ना खत्म कर पाओ तो जमीनी आधार पर बांट दो। इन्होंने क्या किया, सीवर्स की ट्रीटी करी, और क्या बोला कि भैया टर्की में डेवलपमेंट तब हो पाएगा जब हम तुर्क को दो हिस्सों में विभाजित करेंगे। जैसे बंगाल को किया था वैसे ही तुर्की में भी दो हिस्सों में इसको विभाजित कर देते हैं सीवर्स की ट्रीटी के तहत। और फाइनली जब दो हिस्सों में विभाजित किया जाता है टर्की को, तो मुसलमानों की ताकत कम होने लगती है, वहां पर भी लोग बट जाते हैं, जिसकी वजह से इसका फायदा उठा के आनन फानन में 1922 में क्या करते हैं, वहां पे फाइनली खलीफा के पद को खत्म करने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे ही खलीफा का पद वहां पे खत्म होता है, टर्की में एक छत्र राज ब्रिटिश हुकूमत का हो जाता है। फिर से बात आ रही है समझ। और जैसे ही खलीफा का पद खत्म होता है, पूरी दुनिया भर से ये जो खिलाफत मूवमेंट चल रहा होता है, ये धीमे धीमे अपने आप शांत हो जाता है। भारत में भी 1922 में शांत हो गया था। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है 1920 में लागू किया जाता है, और 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड की वजह से बंद होता है, और 1919 में जो खिलाफत मूवमेंट शुरू होता है ये भी 1922 में बंद होता है। किसकी वजह से, क्योंकि टर्की में फाइनली खलीफा का पद खत्म हो जाता है। बात आई समझ। जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको यहां पर समझा दिए। 1922 के बाद 1923 इंपॉर्टेंट है। 23 क्यों इंपॉर्टेंट है, इस साल में स्वराज पार्टी की स्थापना करी जाती है। इसकी स्थापना क्यों करनी पड़ती है, 1922 में जब चौरी चौरा हत्याकांड हो चुका जो अभी मैंने आपको बताया, उसके बाद हजारों क्रांतिकारियों को जेल में भर दिया जाता है। महात्मा गांधी को भी जेल हो जाती है इसी के तहत। 6 साल की कैद सुनाई गई थी महात्मा गांधी को, लेकिन फिर उनकी तबीयत खराब होने के चलते उनको जल्दी छोड़ दिया गया था। यह वो दौर था जब हिंदुस्तान में बड़े बड़े लीडर्स जेल के अंदर थे, तो जाहिर सी बात है आजादी लेने के लिए कोई मूवमेंट तो चलना चाहिए। इस टाइम पर बीड़ा उठाया था दो लोगों ने, एक थे सीआर दास, इनको चितरंजन दास के नाम से जाना जाता है, और दूसरे थे मोतीलाल नेहरू। ये दो लोग आगे आते हैं और इस मकसद के साथ कि एक पार्टी की स्थापना करते हैं, और उसका नाम रखा जाता है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का मकसद ही यही था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब पूरे भारत को आजाद चाहिए। तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना करी गई। इसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट है 1924। 1924 में एचआरए की स्थापना करी गई थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करी गई। इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई, ध्यान रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा इसकी स्थापना करी गई। ठीक है, क्यों करी गई इसकी स्थापना, इसका मेन मकसद था, देखो राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, ये सब किसको मानने वाले थे, ये सब लाला लाजपत राय,
बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, इन सबको मानने वाले थे। मतलब ये सब एक्सट्रीमिस्ट लीडर की कैटेगरी में आते थे। ठीक है, युवा वर्ग था, गर्म खून था, और इनका एक ही मकसद था कि ब्रिटिश हुकूमत को वैसा ही ताबड़तोड़ जवाब देंगे जैसे ये साले हमसे बात करते हैं। तो यहां पर इस बिहाफ पर फैसला लिया गया कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हमें वेपन्स चाहिए, हथियार चाहिए। और ये हथियार कहां से आएंगे? पैसे से आएंगे, चंदे से आएंगे। पैसा कहां से आएगा? इन्हीं को लूटो, इन्हीं को लूटो। ये साले हमारा देश लूटे, इन्हीं को लूट लो। तो फाइनली फैसला लिया जाता है कि काकोरी के पास से अंग्रेजों की ट्रेन निकलनी है। काकोरी के पास से जो ट्रेन निकलेगी उसमें अंग्रेजों का खजाना जा रहा है, उसी खजाने को लूटेंगे, उसी से हथियार लेंगे और उसी से इनको धरेंगे तबीयत से। इसके तहत एचआरए की स्थापना करी जाती है राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। ये जो स्थापना करी जाती है ये कहां करी जाती है? ध्यान रखिएगा, वेन्यू कानपुर में स्थापना करी जाती है, उत्तर प्रदेश के। आवाज मेरी पहुंच रही है आप तक या नहीं पहुंच रही है? बताइए जल्दी से, पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। कानपुर में स्थापना करी जाती है एचआरए की। इसका मेन मकसद होता है काकोरी लूट केस। काकोरी में अंग्रेजों की 8 डाउन ट्रेन को लूटना है। यहां पे आके इसकी स्थापना तो बिस्मिल के द्वारा करी जाती है, लेकिन जितनी भी प्लानिंग होती है और एग्जीक्यूशन होता है वो सब चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया जाता है। अब यहां पर नजाकत समझना क्वेश्चन की। अगर आपसे पूछता है एचआरए के फाउंडर कौन थे, तो आपका आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल। अगर आपसे पूछता है एचआरए के रियल फाउंडर कौन थे, तो आंसर होगा चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, बात आ गई समझ? रियल फाउंडर चंद्रशेखर आजाद को इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने प्लानिंग भी करी थी और एग्जीक्यूशन भी किया था। यह सारा आइडिया इन्हीं का था, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। काकोरी हत्याकांड कब होता है? सॉरी, काकोरी लूट केस 1925 में होती है। 1925 में काकोरी जब लूट केस करी जाती है, ठीक है, तो इस लूट केस में अंग्रेजों की 8 डाउन ट्रेन को लूटा जाता है। और जिससे कितना पैसा लूटा जाता है? उस टाइम पर 8,000 रुपए लूटे जाते हैं। कितने? 8,000। इन 8,000 की मदद से आगे चल के असला लिया जाता है और इन्हीं को धमक के उड़ाया जाता है, इन सबको। 1925 हो गया। अब देखो 1926 हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। 1926 में ऐसा क्या होता है? हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसा नाम जो कि हिंदुस्तान के फ्यूचर तक भी रहेगा। कभी ये नाम कोई भी भुलाए नहीं जा सकते, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे बिस्मिल हो, और चाहे भगत सिंह। भगत सिंह ये वो व्यक्ति थे जो कि बचपन से ही लाला लाजपत राय को देखकर बड़े हुए थे, और इनकी नसों के अंदर जो हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए जो जज्बा दौड़ रहा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ लाला लाजपत राय को देखकर ही दौड़ रहा होता है। ये बचपन से ही लाला लाजपत राय से बहुत इंप्रेस्ड होते हैं, और इसी के चलते ये अपने कॉलेज के दिनों में 1926 में एक पार्टी की स्थापना करते हैं। इस पार्टी का नाम था नौजवान सभा। क्या नाम था? नौजवान सभा। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है, नौजवान सभा की स्थापना किसने करी थी? भगत सिंह ने करी थी, 1926 में करी थी। 1926 के बाद 1928 इंपॉर्टेंट है। 1928 में एचएसआरए की स्थापना करी जाती है। किसकी? एचएसआरए की। एचएसआरए का मतलब क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना चंद्रशेखर आजाद करते हैं। कहां पर करते हैं? दिल्ली में करते हैं, फिरोज शाह कोटला मैदान में। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी एचएसआरए की? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि 1928 में ही क्या होता है, समझो इसको। 1928 में भारत में आता है साइमन कमीशन। इंग्लैंड से एक साइमन कमीशन भेजा जाता है भारत, मतलब एक ग्रुप आता है लोगों का। इनका मेन मकसद होता है, क्योंकि भैया अब ये देख रहे होते हैं कि यार हमारी तो यार कोई अब बात हिंदुस्तान में मान ही नहीं रहा। अब हिंदुस्तान पे वो दौर तो रहा नहीं कि कोई भी कानून बना दो, अब लोग यहां पे विरोध करते हैं। तो इन्होंने कहा कि जब ये लोग कानून ही मान रहे हैं तो एक काम किया जाए, क्यों ना कानून ही बना के दे दिया जाए। अब जो करेंगे लीगली करेंगे, और लीगली कैसे करेंगे? क्यों ना हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया जाए। और कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगा कौन? हिंदुस्तानी तो लिख नहीं पाएंगे, लिखेंगे तो हम ही, और हम वो लिखेंगे जो हम चाहते हैं। उसके बाद हम जो चाहेंगे वो मनमानी करेंगे। ये जब हमसे कहेंगे हिंदुस्तानी लोग
कि ये कैसे कर रहे हो, तो इनको वही किताब खोल के दिखा देंगे, देखो किताब में लिखा हुआ है, अब बताओ क्या कर लोगे। तो भैया इस मकसद से साइमन कमीशन भारत आया था। इनका कहना था कि पूरे हिंदुस्तान में हम कमियां ढूंढेंगे कहां कहां पर है, और उन कमियों को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में पैच करने की कोशिश करेंगे और फिर कॉन्स्टिट्यूशन भारत का लिखेंगे। जब ये साइमन कमीशन भारत में आता है तो लाहौर जेल में उतरता है। लाहौर जेल के सामने लाहौर स्टेशन होता है, वहां पर लाहौर स्टेशन में उतरता है, और वहीं पर लाला लाजपत राय जो होते हैं वो इसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे होते हैं। इसी मूवमेंट पे साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे, साइमन गो बैक के, ठीक है। अब यहां पर साइमन गो बैक के नारे लगाए जा रहे होते हैं और यहीं पर लाठी चार्ज हो जाता है। लाला लाजपत राय के सर पे लाठी लग जाती है, जिसकी वजह से ये इंजर्ड हो जाते हैं बुरी तरीके से। कोई एक लाठी नहीं लगती है, जानबूझ के उनके सर पे कई लाठियों से वार किए जाते हैं, जिसकी वजह से बुरी इंजरी होती है। और 1928 में लाला लाजपत राय हमारे बीच नहीं रहते हैं, उनका देहांत हो जाता है। लाला लाजपत राय की मृत्यु का गहरा असर होता है हिंदुस्तान के हर एक युवा के ऊपर। उस टाइम पर हिंदुस्तान का जो नौजवान होता है वो सेम वैसा ही फील कर रहा होता है जैसा एक लड़के के सर से बाप का साया उठ जाए। हिंदुस्तान का हर नौजवान उस टाइम पे अनाथ फील कर रहा होता है कि जैसे सर से बाप का साया ही उठ गया, लाला लाजपत राय हमारे बीच नहीं रहे। इसी तरीके से चंद्रशेखर आजाद भी यही फील कर रहे होते हैं। आजाद तो चुप बैठने वाले थे ही नहीं, और आजाद क्या करते हैं, HSRA की स्थापना करते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, और इसका एक ही मकसद होता है कि अब लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेंगे। गोली के बदले गोली चलेगी, लाठी के बदले गोली भी चलेगी और गाली भी चलेगी, सीधा सा ये मकसद। अब क्या होगा, अब आर पार की कहानी होगी। HSRA में ही आकर भगत सिंह जुड़े थे। ये जो भगत सिंह आकर जुड़े हैं चंद्रशेखर आजाद से, वो इसी वजह से, क्योंकि भगत सिंह ने उस टाइम पर पंजाब छोड़ दिया था और ये सीधे चल पड़े थे दिल्ली की तरफ। किससे मिलने के लिए, चंद्रशेखर आजाद से मिलने के लिए। और यहीं पर आके भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद मिल जाते हैं और इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। इसी को हम लोग लाहौर कंस्पिरेसी के नाम से जानते हैं। और लाहौर में, लाहौर जेल के बाहर JP सैंडर्स को आना होता है। JP सैंडर्स जिसके द्वारा लाठी चलाई गई होती है, सैंडर्स को बाहर आना होता है, लेकिन आ जाते हैं पहले कोई और ऑफिसर। यहां पर 2 ऑफिसर्स को मार दिया जाता है, लेकिन JP सैंडर्स को गोली नहीं लगती है एक्चुअली, ठीक है। तो लाहौर जेल के, लाहौर रेलवे स्टेशन के बाहर 2 अधिकारियों को दिन दहाड़े गोली मारा जाता है। उसके बाद सब फरार हो जाते हैं, कोई भी पकड़ा नहीं जाता है। अब भैया चारों तरफ से गिरफ्तारियां हो रही होती हैं और सबसे एक ही सवाल पूछा जा रहा होता है, भगत सिंह का पता बता दो या चंद्रशेखर आजाद का पता बता दो, छोड़ देंगे। जितना बोलोगे उतना पैसा देंगे, जो इनाम बोलोगे वो इनाम देंगे, केवल भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का पता बताओ। चंद्रशेखर आजाद का तो पता उनके आसपास के लोगों को भी नहीं होता था। इसी वजह से चंद्रशेखर आजाद को क्या बोलते थे, पंडित जी या बहरूपिया के नाम से जाना जाता था। इतना गजब का मेकअप करते थे कि अभी 5 मिनट पहले तुम्हारे सामने से निकले थे, 5 मिनट बाद मेकअप करके निकल जाएंगे, पहचान नहीं पाओगे। ये कंडीशन हुआ करती थी। तभी तो बोलते थे आजाद था, आजाद हूं, आजाद रहूंगा, और जीवन भर आजाद ही रहे। ब्रिटिश हुकूमत की नाक के नीचे से कब किसको छुड़ा के ले जाते थे पता नहीं कितने बार। तो इससे पहले कई क्रांतिकारियों को जेलों से छुड़ा कर ले गए थे। जेल के अंदर दिन दहाड़े कट्टा लगा के निकाल ले जाते थे अपने लोगों को, कोई उखाड़ नहीं पाता था कुछ। अंग्रेजों की नाक के नीचे से 4-4 अधिकारी सामने लग जाते थे, लेकिन बीच से कटा उठा के ऐसे निकल जाते थे ना, क्यों देखते रह जाते थे, दंग रह जाते थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि जमीन से बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे। अपने साथ जुड़े हर एक क्रांतिकारी का ख्याल भी रखते थे, लेकिन कोई पकड़ नहीं पाया पूरी जिंदगी भर। ब्रिटिश हुकूमत को पता था ये सब कुछ रुक सकता है केवल आजाद मिल जाए तो, लेकिन आजाद कहां मिलने वाले, लोगों को पता ही नहीं था। तो लोगों के मुंह खोलने की बात क्या, क्रांतिकारियों के ऊपर सितम हो रहा था, लगातार जेलों के अंदर टॉर्चर चल रहा था, लगातार बेहिसाब डंडे बरस रहे थे, लाठियां चल रही थी, बेहिसाब जुल्म हो रहा था। सिर्फ एक ही सवाल, भगत सिंह का पता बता दो, आजाद का पता बता दो, छोड़ देंगे। कोई कुछ नहीं कर पाता है। फाइनली भगत सिंह यहां पर ये सोचते हैं कि इस टाइम पर मेरा सरेंडर करना सही होगा। अगर मैं सरेंडर इस टाइम पे कर देता हूं तो पूरे हिंदुस्तान में जो जितना भी नौजवान है इस टाइम पर मेरे साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि अब ये वो दौर था जब भगत सिंह को पूरा हिंदुस्तान जान चुका था कि भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया है गोली चलाकर।
चंद्रशेखर आजाद रोकते हैं, कहते हैं भगत इस देश को तुम्हारे जैसे क्रांतिकारी की जरूरत है, अभी तुम सरेंडर ना करो। लेकिन भगत सिंह सोच चुके थे, जाहिर सी बात है उनका यह सोचना था कि जब मैं सरेंडर कर दूंगा तो कुछ दिन के बाद जेल से बाहर आ जाऊंगा, लेकिन उस टाइम पर मेरे साथ हिंदुस्तान का कितना बड़ा युवा वर्ग होगा जो कि आगे चल के आजादी के लिए क्या कर सकता है, बहुत बड़ी क्रांति बहुत कम टाइम में ला सकता है। लेकिन यहां पर क्या होता है आगे सुनो। 1929 में भगत सिंह के द्वारा सरेंडर कर दिया जाता है। जब सरेंडर किया जाता है, असेंबली में लीफलेट्स और धुएं वाले बम फेंके जाते हैं और सरेंडर कर दिया जाता है। जब सरेंडर कर दिया जाता है तो इसके बाद भगत सिंह के ऊपर केस चलता है। जब केस चलता है तो देखो केस इतना बड़ा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि लाहौर कंस्पिरेसी जो हुई होती है उसके लिए किसी के पास कोई सबूत नहीं होते हैं, किसी ने भगत सिंह को देखा नहीं होता है। कोई ये बोल दे सामने से कि मैंने भगत सिंह को देखा था गोली चलाते हुए, तो जाहिर सी बात है भगत सिंह को पता था, चंद्रशेखर आजाद को पता था कि भगत सिंह को मौत की थी तो सजा होनी नहीं है। सजा जो होगी वो जेल की होगी कुछ दिनों की। क्योंकि वो किस लिए होगी? क्योंकि असेंबली में धुएं वाले बम फेंके हैं जिससे किसी की मृत्यु नहीं हुई है, इस वजह से कुछ दिन की जेल होगी। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत तो पहले ही बौखलाई हुई बैठी होती है, एक बार भगत सिंह या आजाद हाथ लग जाए। ब्रिटिश हुकूमत आपस में ही जुडिशरी का जो पैनल होता है उनको बोल देते हैं कि ये व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए, कुछ भी करो सिर्फ फांसी के फंदे तक जाना चाहिए। अभी तक किसी को खबर नहीं होती है कि आगे इन लोगों की मंशा क्या है, ये लोग करने क्या वाले होते हैं। और आगे चल के धीमे धीमे केस को लंबा खींचा जाता है जानबूझ के, और लंबा खींचते खींचते एक व्यक्ति को तोड़ लिया जाता है। फिर से हिंदुस्तान को एक गद्दार मिलता है जो कि भगत सिंह के खिलाफ स्टेटमेंट दे देता है, और यहीं से भगत सिंह को फांसी की सजा सुना दी जाती है और डेट मुकर्रर करी जाती है 24 मार्च 1931। लेकिन 24 मार्च 1931 से पहले ही 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है। एक क्वेश्चन पूछता है कि भगत सिंह को जिस दिन फांसी लगी थी उस दिन भगत सिंह कहां के राइटर की, कहां के रेवोल्यूशनरी की किताब पढ़ रहे थे? तो आपको ध्यान रखना है, रशियन रेवोल्यूशनरी की किताब पढ़ रहे थे, लेनिन की किताब वो पढ़ रहे थे। ठीक है, भगत सिंह। एक क्वेश्चन और पूछता है, भगत सिंह को जब फांसी लगने जा रही थी तो उनकी किताब में कितने पन्ने बचे हुए थे जो वो पढ़ना चाहते थे? 4 पन्ने बचे हुए थे जो कि वो पढ़ना चाहते थे। ओके, जब भगत सिंह को फांसी लगने जा रही थी तो जब जेलर आता है, कहता है भगत सिंह चलो, तो भगत सिंह को पता होता है कि टाइम आ गया है, और भगत सिंह मुस्कुरा के नजर उठाते हैं और कहते हैं अगर इजाजत हो तो कुछ पन्ने बचे हुए हैं, ये पढ़ सकता हूं। तो उधर से जवाब आता है नहीं, नहीं पढ़ सकते, अभी चलना है। भगत सिंह कहते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, किताब रखते हैं और पीछे पीछे चल देते हैं। और उसके बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी लगाई जाती है 23 मार्च 1931 को। हिंदुस्तान के इतिहास में यह काला दिन क्यों रहेगा हमेशा? क्योंकि 2 मार्च 1931 को भगत सिंह से मिलने के लिए हर एक को मना कर दिया जाता है। 2 मार्च 1931 को भगत सिंह की मां जब जाती हैं भगत सिंह से मिलने, तो उस टाइम पर वो भगत सिंह से बोलती हैं कि आज मुझे सिर्फ तुमसे वही वर्ड सुनने हैं, वही लफ्ज सुनने हैं जिनके लिए पूरा हिंदुस्तान तरस रहा है, और मैं तेरी मां हूं, मैं तेरे मुंह से वही शब्द सुनना चाहती हूं, मुझे तू सिर्फ वही शब्द सुना दे। तब भगत सिंह बोलते हैं इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह से उनकी मां कहती हैं तू तो चला जाएगा भगत, लेकिन मैं तुझे पहचानूंगी कैसे? भगत सिंह उस टाइम पे कहते हैं तू मां है, तू पहचान लेगी मुझे, जब भी मैं आऊंगा अगली बार तो मेरे गले में एक निशान होगा, तो वो निशान देखते ही मुझे पहचान लेगी मां। वो टाइम होता है 2 मार्च का, और 2 मार्च के बाद भगत सिंह से कोई नहीं मिलता है। लेकिन डेट मुकर्रर होती है 24 मार्च की। आपको बता दूं, यहां से चंद्रशेखर आजाद को जब पता लगता है कि भगत को फांसी हो रही है, चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह को छुड़ाने के लिए चल पड़ते हैं। कोई बड़ी बात नहीं होती, चंद्रशेखर आजाद ने सीधा प्लान बना लिया होता है कि लाहौर जेल को धुआं धुआं कर देंगे, आज लाहौर जेल बचेगा ही नहीं, और भगत सिंह को सीधे निकाल के ले जाएंगे। ये इलाहाबाद से इनको निकलना होता है और लाहौर पहुंचना होता है। इनकी ट्रेन होती है दोपहर 2 बजे की, लेकिन ये दोपहर में सुबह के 11 बजे वहां पे एल्फ्रेड पार्क था इलाहाबाद में, वहां पे जाके ये बैठते हैं, अपने एक सहभागी से मिलते हैं, अपने एक मित्र से मिलते हैं, और उसको बोलते हैं कि मैं अभी मिलकर आ रहा हूं, किससे? जवाहरलाल नेहरू से।
ये जवाहरलाल नेहरू से आनंद भवन में मिलने जाते हैं और आगे का प्लान ये होता है कि ये भगत सिंह को छुड़ा के देश के बाहर चले जाएंगे, क्योंकि इनको पता होता है भगत सिंह को छुड़ाने का मतलब है फिर पुलिस हमारे पीछे लग जाएगी, उसके लिए देश से बाहर ही निकल जाना इधर में सही है। जवाहरलाल नेहरू से ये मदद मांगने गए होते हैं, लेकिन यहां पर वो जो व्यक्ति होता है वो व्यक्ति जाके मुखबरी कर देता है। वो व्यक्ति मुखबरी करता है या कोई और मुखबरी करता है, ये किसी को नहीं पता। किसने वो मुखबरी करी थी इस इतिहास में वो नाम दर्ज ही नहीं है। थोड़ी देर के बाद मिलने का यहां पर वादा होता है, उस व्यक्ति को इन्होंने भेजा होता है पैसे लेकर। वो व्यक्ति पैसे लेकर यहां पे आ ही रहा होता है कि यहां पर चंद्रशेखर आजाद पहले ही आके बैठे होते हैं। इनको पता लग जाता है कि चारों तरफ से ब्रिटिश हुकूमत ने घेर लिया, यहां पे तो आर्मी लगी हुई है चारों तरफ से, और यहां पर वो सीधे फिर अपनी पिस्टल निकालते हैं। फिर तो आर पार ही होना था, आजाद थे, आजाद जीऊंगा और आजाद मरूंगा, इस पद्धति के साथ सीधे यहां पर एक पेड़ था, इस पेड़ के पीछे चंद्रशेखर आजाद होते हैं। अकेले चंद्रशेखर आजाद 60 लोगों से 45 मिनट तक लड़ते रहे थे और अकेले इन्होंने 24 को मार दिया था वहां पे। 45 मिनट के बाद इतना खौफ था ब्रिटिश हुकूमत के जहन में कि दूर से इनके ऊपर लाठी कंकड़ फेंक के देख रहे थे कि कहीं जिंदा तो नहीं है अभी भी, तब जाके, और आखिरी गोली से तो अपने आप को मार ही लिया था, क्योंकि आजाद ही उन्हें जाना था। यह दिन था जब चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, 27 फरवरी 1931। और आप देखो 24 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी होनी थी। भगत सिंह को फांसी होने से पहले ही लगातार लोगों का हुजूम बढ़ता चला जा रहा था। पूरे देश भर से लोग लाहौर जेल पहुंच रहे थे कि एक बार भगत सिंह से मिलना हो जाए, लेकिन कोई नहीं मिल पाया। ब्रिटिश हुकूमत को लगा ही था कि 24 मार्च को तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, 24 मार्च को कहीं ये लोग दीवारें वारें ना तोड़ दें जेल की। इसी वजह से हिंदुस्तान के ही नहीं पूरे वर्ल्ड के इतिहास में एक काला सच है कि रात में अंधेरे में किसी को फांसी दी गई। रात में सूर्योदय के बाद फांसी नहीं दिए जाने का प्रावधान है, फांसी दिन में ही दी जाती है, लेकिन रात के 8 बजे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। और उसके बाद जब लोगों को पता लगता है, ये खबर बाहर पहुंचती है, थोड़ी देर में लोग गुस्से से पागल हो जाते हैं। ब्रिटिश हुकूमत कंट्रोल करने के लिए वहां पर तत्पर नहीं होती है, उनके बस का नहीं रह जाता है, बूदा उनके अंदर नहीं रह जाता है बिल्कुल भी कि हुजूम को रोक पाए। ये लोग क्या करते हैं, लाहौर जेल के पीछे के रास्ते से जाके वहीं पे पास में एक घाट के पास तीनों की लाशों को जलाने की कोशिश करते हैं, कैसे भी करके। लकड़ी गीली होती है, लाश जल नहीं रही होती है, आधी अधूरी जली हुई लाशें। हमारे तीनों शहीदों की सोच कर देखो क्या अंजाम हुआ होगा। रात का अंधेरा, लोग उनके पीछे पीछे पहुंचते हैं, तब तक ये लोग अपनी जान बचा के भाग ही रहे होते हैं कि लोग इनको भी वहां पे मार देते हैं। तब जाकर हमारे शहीदों की जो लाशें थी वो हमारे लोगों के हाथ लगी थी और उसके बाद जाके क्रियाक्रम हुआ था। वो लाशों की क्या हालत थी वो मैं बयान नहीं कर सकता, गला रौंद जाता है। ठीक है, तो ये हुआ था 23 मार्च 1931 को। इसके बाद यहां पर राउंड टेबल समिट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सभी लोग जुड़े हुए हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद देखिए राउंड टेबल समिट आता है। राउंड टेबल समिट जो हुआ था इसका एक ही मकसद था, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आना भारत में। 1930, 1931 और 1932 3 साल 3 राउंड टेबल समिट हुए थे। 30, 31 और 32। क्वेश्चन देखो कैसे बनते हैं। 1930 में जो पहला राउंड टेबल था इसमें सबसे ज्यादा लोगों ने पार्ट लिया था, 87 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। लेकिन किसने पार्ट नहीं लिया था? कांग्रेस ने यहां पर पार्ट नहीं लिया था। इसकी भी अपनी कहानी है, लेकिन इसकी कहानी मैं कभी और आपको सुनाऊंगा। ये आज सुनाऊंगा तो कवर ही नहीं होगा कुछ। इतिहास क्योंकि इतना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। इसके पीछे भी अपनी ही अलग ही कहानी थी, तीनों राउंड टेबल समिट की। काफी इंटरेस्टिंग कहानी है इसके पीछे। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है, कांग्रेस ने इसको बायकॉट कर दिया था। तो क्वेश्चन पूछता है कांग्रेस ने किस मीटिंग को बायकॉट किया था? पहली मीटिंग को, राउंड टेबल समिट फर्स्ट को। दूसरी मीटिंग को कांग्रेस ने ज्वाइन किया था और महात्मा गांधी कांग्रेस का यहां पर फेस थे। महात्मा गांधी ने कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया था। साथ में सरोजिनी नायडू ने भी भारत की महिलाओं को रिप्रेजेंट किया था। तीसरी मीटिंग में किसने ज्वाइन नहीं किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने ज्वाइन नहीं किया था। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने ज्वाइन नहीं किया था इसको।
और किसने नहीं ज्वाइन किया? कांग्रेस ने फिर नहीं ज्वाइन किया। तो मतलब कांग्रेस ने सिर्फ दूसरा वाला मीटिंग ज्वाइन किया था, 1931 वाली मीटिंग ज्वाइन करी थी, ना ही पहली ज्वाइन करी और ना ही तीसरी ज्वाइन करी थी। तीनों मीटिंग किसने ज्वाइन करी थी? बी आर अम्बेडकर ने ज्वाइन करी थी। किसने? आपसे क्वेश्चन पूछता है वो व्यक्ति जिन्होंने तीनों राउंड टेबल समिट अटेंड किए थे, बी आर अम्बेडकर। एक क्वेश्चन यहां से और बनता है कि सबसे कम लोगों ने कौन सी मीटिंग ज्वाइन करी थी? तीसरी मीटिंग। केवल 46 लोगों ने मीटिंग ज्वाइन करी थी 1932 की। ठीक है, राउंड टेबल समिट का मेन मकसद क्या था? भारत में कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आना। 1930 में एक मूवमेंट हम लोगों ने छोड़ दिया है, वैसे छोड़ा नहीं है, अभी हम लोग दूसरे वर्ड्स पर बात कर रहे थे। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉन्च किया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इंग्लिश में इसी को हम लोग सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट बोलते हैं। इसी को हम लोग सॉल्ट मूवमेंट के नाम से जानते हैं, मतलब हिंदी में बोले तो नमक का आंदोलन इसी को बोलते हैं। ब्रिटिश हुकूमत देख रही होती है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो 1920 में महात्मा गांधी ने चलाया था, अब हम उनका बनाया हुआ कुछ तो खरीद नहीं रहे हैं। तो कह रहे हैं जब आप हमारा बनाया हुआ कुछ नहीं खरीद रहे हो तो खाना तो खाओगे ना, तो आप हमसे अब नमक खरीदोगे। नमक में 10 गुना टैक्स बढ़ा दिया जाता है कि बेटा नमक खरीदे बिना जाओगे कहां, खाना तो खाना है ना। जब नमक में 10 गुना टैक्स बढ़ाया जाता है, महात्मा गांधी का ताव हाई हो जाता है। महात्मा गांधी कहते हैं बेटा अगर नमक में टैक्स लगाओगे तो अब हम नमक भी तुम्हारा नहीं खाएंगे। और महात्मा गांधी यहां पे दांडी मार्च निकालते हैं। यह प्लान ये होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से इसी को इसीलिए जाना जाता है। यह प्लान ये होता है कि गुजरात के साबरमती में इनका आश्रम होता है। यहां से पैदल यात्रा करते हुए जाएंगे कहां तक? दांडी के कोस्टल एरिया तक, समुद्री किनारे तक। और वहां पे जाके समुद्र के किनारे जो पानी आता है ना, वहां पर मेड़ बना दी जाती है। पानी आएगा, मेड़ों में रुक जाता था, पानी भाप बन के उड़ जाएगा और जो समुद्र के पानी में जो नमक होता है वो यहीं रह जाएगा। इस तरीके से नमक बनाया जाता है, नमक छान के, और इसी को बोलते हैं नमक का कानून तोड़ना। महात्मा गांधी ने नमक का कानून 1930 में तोड़ा था। कब? साबरमती से लेकर दांडी तक की पैदल यात्रा करके। इस मूवमेंट में ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी जब चले थे यहां से तो केवल 49 लोग महात्मा गांधी के साथ थे। जब ये दांडी पहुंचे थे तो महात्मा गांधी के साथ 50,000 से भी ज्यादा लोग हो चुके थे। इतना बड़ा हुजूम था। महात्मा गांधी जिस गांव से निकल रहे थे, जिस शहर से निकल रहे थे, लोग पोटली ओटली बांध के महात्मा गांधी के पीछे ही वो ले रहे थे, अपना घर बार छोड़ के। क्या हुआ? कौन है भाई कमेंट सेक्शन चौक कर रहा है? बताइए भैया, कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। क्लियर? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो आपको ध्यान रखना है, 1937 में एक मूवमेंट हुआ था। 1937 में, इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ रूल मूवमेंट। सेल्फ रूल मूवमेंट, ये जो सेल्फ रूल मूवमेंट है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेहरू ने इसको क्यों लॉन्च किया था? नेहरू का मेन मकसद था यहां पर, सेल्फ रूल मूवमेंट आपको नाम से ही समझ आ रहा है। नेहरू का कहना था कि भैया जब हिंदुस्तान के लोग ही नहीं चाहते कि आप राज करो तो फिर आप राज क्यों कर रहे हो? हिंदुस्तान की जनता जिसको चाहेगी उस पार्टी को चुन लेगी। तो एक काम करो, वोटिंग करवा लो, और अगर वोटिंग करवाते हो तो पता लग जाएगा। अगर ब्रिटिश हुकूमत को चुन लेगी हिंदुस्तान की जनता तो आप रूल करो, अगर कांग्रेस को चुनती है तो कांग्रेस शासन करेगी। हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों का ही शासन होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड सेल्फ रूल मूवमेंट। इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं और जैसा जवाहरलाल नेहरू ने कहा होता है वैसा ही होता है। जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो सरकार बनती है हिंदुस्तानियों की, वो 19 जगहों पर सरकार बनती है, और मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज की सरकार बनती है 11 जगहों पर। ठीक है, और ब्रिटिशर्स की सरकार 5 से भी कम जगहों पर बनती है। बात आ रही है समझ? लेकिन ब्रिटिशर्स ये केवल करके देखना चाहते थे। ब्रिटिशर्स के गाल पे करारा तमाचा था ये, लेकिन उसके बाद भी थे तो बेशरम ही ना, ये ससुरे बेशरम ही थे। जब ये बेशरम थे इतने, तो क्या करेंगे? क्या आजादी दे देंगे? नहीं दी आजादी, कुछ नहीं किया। इसके बाद 1942 आपको ध्यान रखना है। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन, ये जो क्रिप्स मिशन था इसमें
एक व्यक्ति आया था ब्रिटेन से जिसका नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। काहे का सर? घंटे का सर, स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो भैया ये जो स्टैफोर्ड क्रिप्स आया था, ये कांग्रेस के सामने क्या कहता है? ये कहता है कि क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो चुका था 1939 से और 1945 तक चला था वर्ल्ड वॉर सेकेंड। अब देखो ब्रिटेन यहां पर लगातार कमजोर होता चला रहा था वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। इनके पास मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन थी। ये यहां पे क्या बोलते हैं, कांग्रेस से फुल सपोर्ट की डिमांड करते हैं। और इनका कहना होता है कांग्रेस से कि अगर आप हमें फुल सपोर्ट कर रहे हो अभी पे, तो इस केस में पैसे से भी सपोर्ट करो, आर्मी से भी सपोर्ट करो, हर चीज से सपोर्ट करो। भारत को जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होगा हम आजाद कर देंगे और सत्ता तुम्हें दे देंगे। कांग्रेस बायकॉट कर देती है। ये मुस्लिम लीग के पास मनाने जाते हैं, मुस्लिम लीग भी बायकॉट कर देती है। और महात्मा गांधी इसी ऑफर को पोस्ट डेटेड चेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब कि भैया आगे के डेट की चेक दे रहे हो, पता नहीं पूरी हो या ना हो, या चेक बाउंस हो जाए। ये तो वही बात है, आगे हम ये कर देंगे अगर ऐसा हो जाएगा तो वाली कंडीशन क्या होती है? ये तो वही बात हो गई, नानी की मूछें होती तो दो नाना होते, लेकिन नानी की मूछें आएंगी ही क्यों? इसलिए नाना एक ही रहेंगे। तो भैया यहां पर इसी को पोस्ट डेटेड चेक महात्मा गांधी ने बोला था। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है, महात्मा गांधी ने किसको पोस्ट डेटेड चेक बोला था? क्रिप्स मिशन के ऑफर को। इसी को अगस्त ऑफर के नाम से भी जाना जाता है। अब ध्यान रखना, 1942 में 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने एक मूवमेंट लॉन्च किया और इसी मूवमेंट को हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? क्विट इंडिया मूवमेंट। हिंदी में भारत छोड़ो आंदोलन इसी को बोलते हैं। कहां से इसको लॉन्च किया गया था? इसको बॉम्बे से लॉन्च किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है। और इसी के दौरान महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, एक स्लोगन दिया था, डू और डाई। डू और डाई। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं करो या मरो। ठीक है, ये नारा महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान दिया था। आपको पता है क्विट इंडिया मूवमेंट पूरे देश भर में लगभग चलाया गया था, लेकिन हिंदुस्तान में नॉर्थ इंडिया में कुछ खास ज्यादा तरीके से चलाया गया था। बढ़ चढ़ के इसमें लोगों ने हिस्सा लिया था। पूरे हिंदुस्तान में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई थी? 60,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी करीब। ये आंकड़ा जल्दी किसी को याद नहीं रहता है। लोगों को सिर्फ ये लगता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट चला और आजादी मिल गई। नहीं, पूरे हिंदुस्तान भर में 60,000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई। कितने लोग मारे गए? 10,000 लोग मारे गए थे। 10,000 प्लस के करीब लोग केवल मार दिए गए थे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। कुछ गोलियों से, कुछ लाठी चार्ज में, तब जाके आजादी मिली थी। यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस कब छोड़ी थी? 1939 में। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का जो विजन था, महात्मा गांधी उससे सहमत नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि हमें ब्रिटिश हुकूमत के साथ अब बातचीत नहीं करनी चाहिए, यही सही टाइम है कि हमें उठ के खड़े हो जाना चाहिए और लाल किले में अपना झंडा फहरा देना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत की पावर अब कम हो रही है। महात्मा गांधी का कहना था कि जब दुश्मन कमजोर हो तो उस पर वार नहीं करते। दुश्मन अगर कमजोर है तो ये उसका टाइम है, हम बाद में अपनी डिमांड रखेंगे, अभी ब्रिटेन खुद परेशान है। इसके चलते सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से रिजाइन किया और अपनी खुद की पार्टी बनाई, जिसको ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना वेस्ट बंगाल में कोलकाता के अंदर करी गई थी। नेताजी ने इसकी स्थापना करी थी। नेताजी की अपनी कहानी है, वो कहानी इसमें पूरी नहीं हो सकती इस सेशन में। नेताजी की बात ही अलग थी। खैर, इसके बाद इन्होंने 1942 में आजाद हिंद फौज की कमान संभाली थी। ये बाहर चले गए थे भारत से, काफी लंबी जर्नी इन्होंने कवर करी। सिंगापुर और म्यांमार की तरफ इन्होंने जाके वहां पर आजाद हिंद फौज को रिफॉर्म किया और आगे बढ़ाया। आजाद हिंद फौज के रियल फाउंडर के नाम से जाने जाते हैं। और 1943 में इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना करी। दुनिया की पहली ऐसी रेजिमेंट थी जिसमें महिलाओं को शामिल किया गया था आर्मी में। ठीक है, और ये जो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना इन्होंने करी थी, ये किस देश की मदद से करी थी? कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ देता है। इसमें जापान ने साथ दिया था। हालांकि जापान आगे चल के पीछे हट गया था। जापान ने आगे जाके हमारी मदद नहीं करी थी। इन्होंने जो वादा किया था वो इन्होंने वादा खिलाफी बाद में कर दी थी, लेकिन तब तक ये मदद हमारी कर रहे थे जब तक रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना हुई थी। 1922 के बाद सीधे आपको ध्यान रखना है, 45 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होता है। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना करी जाती है। ब्रिटेन को अपनी इमेज की चिंता अब हो रही होती है। और फाइनली
किसी को गुलाम बना के तो आप अपनी इमेज बना नहीं पाओगे। फाइनली भारत में आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के साथ 3 अधिकारी आते हैं यहां पर। एक का नाम होता है पथिक लॉरेंस, पथिक लॉरेंस। दूसरे का नाम होता है एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। और तीसरे का नाम होता है स्टैफोर्ड क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये वही पगला था जो 1942 में आया था, जो अगस्त ऑफर लेकर आया था, जिसने कहा था। ठीक है, तो स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पथिक लॉरेंस तीनों आते हैं, जिसमें से पथिक लॉरेंस हेड थे इसके। और फाइनली यहां पे आके अनाउंसमेंट किया जाता है कि हम भारत को आजाद कर रहे हैं। उधर से 1947 फरवरी में यह अनाउंस कर दिया जाता है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के द्वारा कि हम भारत को 30 जून 1947 से पहले आजाद कर देंगे। और यही होता है, 30 जून से पहले ही 3 जून को अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। लेकिन इसके तहत लॉर्ड वॉवेल को हटा के माउंट बेटन को भारत का वायसराय बनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है उस टाइम पर वायसराय कौन था, या फिर किसको भारत को आजाद करने की कमान दी गई थी? माउंट बेटन को। माउंट बेटन भारत में कितने महीनों तक रहा था? यह भारत में 18 महीनों तक रहा था। बाद में इसकी भी हत्या हुई थी। तो माउंट बेटन ने माउंट बेटन प्लान बनाया था, और इसी के प्लान के तहत यह होना था कि एक नए राष्ट्र को बनाया जाएगा, जिसका नाम क्या होगा? पाकिस्तान। इसके पीछे काफी स्टोरीज है, वो सब मैं आपको प्लस में पढ़ाता हूं। कभी मुलाकात अगर होगी तो प्लस में इतना टाइम होता है, वहां पर मैं बहुत काफी विस्तार में पढ़ाता हूं। तो ये बात थी। 1947 तक के जितने क्वेश्चन आपके मेन बन सकते थे वो मैंने कवर करने की कोशिश करी है। कुछ छूट गया हो तो उसके लिए माफी चाहता हूं। 100% देने की कोशिश करी है। आप भी जानते हो मैं देख के तो पढ़ाता नहीं हूं किताब से, जो भी निकलता है इस दिमाग से निकलता है। खैर, तो आज की बात यहीं तक रहेगी। आज रात में 8:30 बजे फंडामेंटल राइट की क्लास है, मौलिक अधिकार पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज की बात यहीं तक यार। 10:30 बजे अभी मेरी फिर क्लास लगी हुई है। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अपना ख्याल रखिए, प्यार बनाए रखिए इसी तरीके से। लव यू ऑल, बाय। कोई दिक्कत तो नहीं? अरे हाँ, एक चीज और ध्यान रखो, एक चीज आप लोग और ध्यान रखो। क्या बोलते हैं, आज शाम को 5 बजे, कल रात का वीडियो देखो जिसमें मैं आपको अनाउंस करने आया था कि मैं सुबह क्लास लूंगा, कल शाम को नहीं ले पाया था। वहां पे मैंने आपको बताया था आज शाम को 5 बजे 5 PM मेरी स्पेशल क्लास है करंट अफेयर की। जो लोग पढ़ना चाहते हैं आ जाना, करंट अफेयर की क्लास पढ़ना। ये कहाँ हो रही है? अनअकैडमी में हो रही है। फ्री स्पेशल क्लास है, बिल्कुल फ्री है, आप लोग इसको पढ़ सकते हो। इसका लिंक उसी वीडियो, शाम वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो वहां से देख लेना। अनलॉक कोड मांगेगा, तो अनलॉक कोड डाल देना वरुण 777, इससे आपकी क्लास खुल जाएगी। हमेशा आपको अनअकैडमी पे जब भी मेरी क्लास देखनी हो तो वरुण 777 डालना, आपकी क्लास खुल जाएगी। ठीक है, मेरा अनअकैडमी में एक स्टैटिक जीके का भी कोर्स आने वाला है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन ये पेड है, इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। इस कोड को लगाओगे तो 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, या फिर आप फुल कोर्स भी मेरा जीएस का ले सकते हो अनअकैडमी पर। ठीक है, आज की बात यहीं तक रहेगी। बाकी शाम को यूट्यूब पे फिर मुलाकात होगी 8:30 बजे, 8:30 PM शार्प आज मुलाकात होगी। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार आपको पता लगेंगे कि हमारे संविधान के तहत हमारे क्या क्या अधिकार है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? बस जज्बे के साथ लगे रहो, पेपर निकलेगा। वो एक दिन आता है जब पेपर निकलता है, कलम भी सही चलती है, क्वेश्चन भी सही फंसते हैं। ठीक है, कहते हैं ना, सुल्तान तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन सुल्तान बनने के लिए गर्दन और इरादे दोनों मजबूत होने चाहिए। मजबूत हैं क्या? अगर हैं तो सुल्तान बनने का कुब्बत रखना, नहीं तो बन नहीं पाओगे। बात आई समझ? चलिए, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।